मैं किसी और के सोच के ढांचे में ढल नहीं सकता। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, मैं अपना लहजा बदल नहीं सकता। टूट जाऊंगा कर्तव्य पथ पर अपनी सोच को बदल नहीं सकता। और मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? ये वो लोहा है जो आग की लौ से भी पिघल नहीं सकता। हेलो साथियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए अपन कर रहे हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस। और एमसीक्यूज करने का जो है कुछ तरीका होता है, और उसी तरीका को जो है हम आपके सामने लगातार कई क्लासों में अप्लाई करते आए हैं। और आज भी जो है वही तरीके को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और ये तरीका एक्सपेरिमेंटल तरीका है, और इस तरीके से हमने जो है प्रीलिम्स को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार, चार चार बार जो है प्रीलिम्स को क्या किया है, क्वालिफाइड किया है। वही तरीका आप सबके सामने जो है दे रहे हैं। दरअसल होता क्या है, हम लोग टेस्ट सीरीज तो लगाते हैं, एमसीक्यू तो लगाते हैं, लेकिन टिक करने से जो उसका कोई मतलब नहीं होता। आप जो है एक क्वेश्चन को टिक करते हैं तो सिर्फ एक फैक्ट ही क्या कर पाते हैं, कवर कर पाते हैं। और आप जानते हैं दुनिया हर कोई जो है, हर एस्पिरेंट इसी प्रकार से जो है टेस्ट सीरीज करता है, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ अलग तरीके से करना है। क्यों? क्योंकि अगर भाई सिलेक्शन तो क्या होता है, अलग करने वालों का होता है। सभी लोगों का तो सिलेक्शन होता नहीं, तो कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है। वो कुछ अलग से तरीके क्या होते हैं, अलग तरीके यही हैं कि जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, जो एमसीक्यूज लिया हुआ है, वो हमारे सिलेबस के अंदर का है। बस इतना ध्यान रखना कि जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो सिलेबस से बाहर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो, आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन किस यूनिट का है, सिलेबस के किस टॉपिक का है, उस टॉपिक को जहाँ से भी हमने ये एमसीक्यूज उठाया हुआ है, उस टॉपिक को अगर हम हर बार 10 बातें ऐसी कम से कम निकाल लें, 10 बातें उस टॉपिक से संबंधित है, और उनको हर बार रिवाइंड करें। जब भी ये क्वेश्चन आए वही 10 बातें क्या करें, रिवाइंड करें। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास में फैक्ट ऑफ सेट हो जाएगा दिमाग में। मतलब कि उस टॉपिक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो क्या हो जाएंगे, दिमाग में सेट हो जाएंगे। अब की बार फिर क्या होगा, अगली बार क्वेश्चन तो वहीं से आएगा, क्योंकि जो टॉपिक सेंसिटिव होते हैं, जो सिलेबस में दिए गए होते हैं, जहाँ से प्रश्न बनने की योग्यता होती है, वहाँ से बनते हैं। भाई योग्यता वाले व्यक्ति को क्या मिलता है, अपना स्थान मिलता है। इसी प्रकार से टॉपिक में, इसी प्रकार से कंटेंट में, इसी प्रकार से क्वेश्चन में भी क्या होती है, योग्यता होती है। तो वो क्वेश्चन तो उठेगा वहीं से, बस क्या करेगा कि वो चीज़ें जो है थोड़ा सा चेंज कर देगा। अगर आपको 10 बातें पता है तो कई बार आप क्या कर देते हैं, आपको जो सही बात है वह पता नहीं, लेकिन अन्य जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको पता है कि ये जो उत्तर नहीं होने वाला, सही अपने आप निकल आएगा। तो ये तरीका भी क्या है, कई बार जो है काम करता है। इसके अलावा हर क्वेश्चन में जो फैक्ट दिए गए हैं उनको डिटेल में कीजिएगा, बेस्ट तरीका होगा। एक दिन देखेंगे आप लगातार जो है करते रहेंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा मेरा सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, लेकिन आप जो है परीक्षा के वो तथ्य जो है कई बार कंप्लीट कर चुके होंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते थे। चलिए समय जाया न करते हुए हम इसी तरीकों को आगे बढ़ाते हैं। और आपको क्या करना होता है हमारे यहाँ पर कि डेली जो है ये टेस्ट सीरीज करनी होती है। टेस्ट सीरीज करने के बाद डेली जो आपको क्या करना होता है, टेस्ट देना होता है। तो टेस्ट जरूर देते रहिएगा। टेस्ट के बाद जो है एक आपको रिवीजन टेस्ट देना होता है। देखना प्रीलिम्स में आपको निश्चित रूप से इसके अंजाम देखने को मिल जाएंगे। कि पहले ही सब में हौसले मत तोड़ देना, कि पहले ही आगाज में हौसले मत तोड़ देना, सब कुछ तुम ही जीतोगे, जरा सा अंजाम तो होने दो, जरा सा अंजाम तो होने दो। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में। देखिएगा ऐसे प्रश्न जो है बता दूं फिर से, अपन जो है कुल 30 प्रश्न क्या करने वाले हैं, लेने वाले हैं। कितने प्रश्न लेने वाले हैं अपन जो है इस सिलेबस में अपनी क्या है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में टोटल कितनी है, 10 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट से क्या लेंगे, 3 प्रश्न लेंगे। जैसे हमारे सिलेबस में क्रम से यूनिट दी हुई हैं, उसी प्रकार से 3 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से लिए हुए हैं। हर दिन जो है टॉपिक वाइज हम बना करके आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरा जो है सिलेबस को एक ध्यान में रखते हुए क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। 30 प्रश्न होंगे ये 10 यूनिट से, और प्रत्येक प्रश्न के साथ में विस्तृत क्या होने वाली है, अपनी व्याख्या होने वाली है, फैक्ट होने वाले हैं। चलिएगा देखिएगा, अभी आप 2022 का 23 का पेपर देखेंगे तो उसमें पूछा गया था, ऐसे ग्रंथ का नाम देकर के जो है प्रश्न पूछा गया था कि जो बुद्ध घोष की समंत प्रसादिका है, उसमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक जो है क्या है, अवंती का राज्य पाल रहा था। तो ये जानकारी तो सभी को थी, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। यही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ था बोधिसत्व को लेकर पिछली बार की, जो आर्य मंजूश्री हैं,
उनका जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को लेकर के प्रश्न आया हुआ था। तो उसी के आसपास हम क्या किया है, दूसरे प्रकार से जो है प्रश्न बनाया हुआ है। और इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आप एक क्वेश्चन में ही हमारी तकनीक को समझ जाएंगे कि हम जो है कैसे काम करते हैं। इसमें जो बोधिसत्व आप देखेंगे, प्रीलिम्स का सिलेबस उठा करके देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, बोधिसत्व लिखा हुआ है। और इस प्रश्न के माध्यम से जो हम 3 प्रश्न लेंगे आज के टॉपिक में, इन 3 प्रश्नों के माध्यम से बोधिसत्व को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आप ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन में चीजों को समझ जाएंगे। एक ग्रंथ का नाम लिखा हुआ है कि सद्धर्म पुंडरीक सूत्र के अनुसार किस बोधिसत्व को भविष्य का क्या कहा गया है, बुद्ध और अजित के रूप में जाना गया है। देखिए, अगर आप बोधिसत्व नहीं जानते हैं तो सिंपल सी बात करिएगा कि जो बौद्ध धर्म होता है, क्या है आपका, कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म की क्या है, कई शाखाएं हैं, उनमें से 2 शाखाएं मुख्यतः हैं। एक का नाम है क्या, हीनयान शाखा। कौन सी शाखा, हीनयान शाखा। और दूसरी शाखा का नाम है क्या, महायान शाखा। तो आप कहेंगे महायान शाखा वह शाखा थी जो गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में अर्थात देवता के रूप में मानती थी, और हीनयान शाखा वह शाखा थी जो गौतम बुद्ध को क्या मानती थी, एक व्यक्ति मतलब एक महापुरुष मानती थी। ठीक है, तो महायान जो शाखा है, इस महायान शाखा में क्या प्रचलित है, ये बोधिसत्व की अवधारणा प्रचलित है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या कर चुके हैं, मोक्ष को तो प्राप्त कर चुके हैं, मतलब वो उनकी योग्यता रखते हैं, मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी वो जीवन मरण के चक्र से जो है खत्म नहीं होना चाहते, वो नहीं निपटना चाहते। इसलिए ये कुछ लोग जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं दूसरा अवतार लेते हैं। क्या लेते हैं, दूसरा अवतार लेते हैं, और सभी लोगों को क्या कर सके, कल्याण कर सकें, बहुत लोगों का जो है मतलब मुक्ति का मार्ग दिखा सकें, इसके लिए ये क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो ऐसे ही अवतार लेने वाले व्यक्तियों को क्या कहा गया है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व कहा गया है। उदाहरण के लिए यह एक प्रकार के भगवान है। ठीक है, यह एक प्रकार के भगवान है, ये लोगों का कल्याण करने के लिए धरती पर क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में जो है बहुत से बोधिसत्व हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा बोधिसत्व है जिसे भविष्य का बुद्ध के रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा, आपके सामने जो है ऑप्शन है कि बोधिसत्व मंजूश्री, बोधिसत्व मैत्रेय, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और बोधिसत्व वज्रपाणि। अवलोकितेश्वर को क्या कहते हैं, पद्म पाणि भी कहते हैं, क्योंकि इनके हाथ में क्या रहता है, कमल लिए हुए रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पद्म पाणि कहते हैं। और यह जो है अजंता की गुफाओं में देखने को मिल जाएंगे। तो जो बोधिसत्व मैत्रेय हैं, ये क्या है, इन्हें भविष्य का बुद्ध कहा जाता है। ठीक है, मंजूश्री को लेकर के जो है क्या आया था, पिछली बार प्रश्न आया था, सिंपल सा प्रश्न आया था कि जो इनका ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है क्या, आर्य मंजूश्री। क्या नाम है, आर्य मंजूश्री, आर्य मंजूश्री। ठीक है, ये जो है आर्य मंजूश्री ग्रंथ है, ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते, गहराई में पढ़े हुए हैं कि जो आर्य मंजूश्री थे वो क्या थे, एक बोधिसत्व थे, और बोधिसत्व की अवधारणा किस में है, महायान शाखा में है। ऑप्शन में आपके पास में महायान दिया हुआ था। तो ऐसे ही क्या करना होता है, चीजें जब समझ लेते हैं अपन तो इसी प्रकार से क्वेश्चन सही करने होते हैं। कई बार सीधे प्रश्न नहीं आते, लेकिन अपना टॉपिक कर कंप्लीट होता है तो बन जाता है। तो आपका यहाँ पर क्या सही जवाब होगा, बोधिसत्व मैत्रेय को क्या कहते हैं, भविष्य का बुद्ध कहा जाता है। अब चलिएगा, बोधिसत्व संबंधी हम विभिन्न प्रकार की बातें देखते हैं। बोधिसत्व संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान पूर्वक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। संप्रदाय और विचारधारा, तो बोधिसत्व की अवधारणा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीधा सा प्रश्न आ जाता है किस धर्म में प्रचलित है, तो बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म की किस शाखा में, तो आप क्या कहेंगे, महायान शाखा में प्रचलित है। उसका केंद्रीय आदर्श है यह स्वयं की मुक्ति के स्थान पर समस्त जीवों के कल्याण पर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के कल्याण और सामूहिक मोक्ष पर क्या होता है, यह अवधारणा आधारित है। मतलब कि एक व्यक्ति जो है, सिंपल सी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो टारगेट तक पहुंच चुका है। जैसे मान लीजिएगा ये किसी व्यक्ति का क्या है, जीवन का उद्धार होने का टारगेट है, एक व्यक्ति पहुंच चुका है और यहां तक जाने का जो है क्या है, रास्ता जानता है। तो ये व्यक्ति यहां जाने की बजाय क्या करना चाहता है, सभी लोगों को एक साथ जो है इस टारगेट तक पहुंचाना चाहता है, ताकि सभी लोगों को क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। सिंपल सी बात ये है, यही क्या है, बोधिसत्व है। बोधिसत्व एक प्रकार का व्यक्ति है जो महान व्यक्ति है, जो सभी लोगों के भले के लिए काम करता है। ठीक है, परिभाषा क्या होती है बोधिसत्व की, तो बोधिसत्व का जो है वह है जिसे बुद्धत्व यानी कि ज्ञान प्राप्त करना है। ये वे जो करुणावान व्यक्ति होते हैं जो निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि योग्यता रखते हैं, लेकिन सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए स्वयं के मोक्ष को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, और सभी लोगों के मोक्ष को क्या करते हैं, मतलब मोक्ष तक पहुंचाने का काम करते हैं। प्रमुख बोधिसत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीधा सा प्रश्न बन जाता है कौन कौन बोधिसत्व हुए, उनके गुण। अवलोकितेश्वर
सिंपल सा प्रश्न बनता है यहाँ से कि जो है पदम पाणी किसे कहा जाता है, तो पदम पाणी जो है अवलोकितेश्वर को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके हाथ में जो है क्या रहता है, पदम है, पाणी मतलब का हाथ भी होता है, पदम का मतलब कमल होता है, तो इनके हाथ में जो है कमल रहता है, इसलिए इन्हें पदम पाणी भी कहा जाता है। और हाथ में जो है कमल धारण करने वाले इन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। और सिंपल सा प्रश्न आएगा कि करुणा का बोधिसत्व किसे कहते हैं। क्या आएगा प्रश्न, करुणा का बोधिसत्व किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, अवलोकितेश्वर या पदम पाणी को क्या कहते हैं, करुणा का बोधिसत्व कहते हैं। और इन्हीं का चित्र जो है अजंता की गुफाओं में देखने को मिल जाएगा। हालांकि इनका चित्र जो है कन्हेरी की गुफाओं में एक मतलब 10 सिर के रूप में, 11 सिर के रूप में भी दिखाया गया है, एक से अधिक सिर, और भुजाएं जो है इन्हीं की हैं। ठीक है, मतलब एक खतरनाक रूप में दिखाया गया, बहुत बड़े भगवान के रूप में चित्र इनका बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएंगे, अवलोकितेश्वर हो जाएंगे। सब प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा, बनेंगे, अपन जो है बाद में चाहे मिला लेना, जैसे दिन पेपर होगा प्रश्न जो है आज देखने को मिलेंगे। बस क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगा, गलती होगी तो उसको जो है प्रैक्टिस से ठीक किया जा सकता है। मैत्रेय बात करें तो मैत्रेय से क्या है, ये भी क्या है, एक बोधिसत्व है। इन्हें क्या कहा जाता है, भावी बुद्ध या भविष्य का बुद्ध कहा जाता है। यही हमारा क्या था, पहले स्लाइड में प्रश्न था, जो भविष्य में क्या लेने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं गौतम बुद्ध के रूप में। मंजूश्री देखिएगा, ये एमपीपीएससी में 2025 में प्रश्न पूछा जा चुका है। इनका जो है क्या पूछा गया था, ग्रंथ को लेकर के पूछा गया था कि इनका जो आर्य मंजूश्री ग्रंथ है वो किस शाखा से संबंधित है। तो जो ये भावी बुद्ध हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, मैत्रेय को भावी बुद्ध कहते हैं। और करुणा का बोधिसत्व किसे कहा जाता है, पदम पाणी को। और अगर आपसे पूछे ज्ञान का बोधिसत्व किसे कहते हैं, तो मंजूश्री प्रज्ञा या ज्ञान का बोधिसत्व कहलाते हैं। इन्हें बुद्धि का प्रतीक भी जो है कहा जाता है, ज्ञान या बुद्धि एक ही बात है। तो मंजूश्री क्या हो जाएंगे, बुद्धि के प्रतीक हो जाएंगे, करुणा के प्रतीक कौन हो जाएंगे, पदम पाणी हो जाएंगे, भावी बुद्ध कौन हो जाएंगे, मैत्रेय हो जाएंगे। कहाँ कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, इनकी शिक्षाओं का वर्णन बोधिसत्वाचार्य चार्यावतार में जो है, जो शांति देव द्वारा लिखित है, और महावस्तु जैसे ग्रंथों में मिलती है। बुद्ध के बोधिसत्व रूप में पिछले जन्मों की कहानियां मिलती थी। ये बार जो है कई बार जो है प्रश्न पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को क्या कहते हैं, कथाओं को क्या कहते हैं, जातक कथाएं कहते हैं। और इन्हीं के चित्र जो है हमें अजंता की गुफाओं में देखने को मिल जाते हैं। और मध्य प्रदेश की जो धार जिले में बाघ की गुफाएं स्थित है, वहां पर जो है जातक कथाओं के चित्र देखने को मिलते हैं। तो अजंता की गुफा संख्या 1 में जो है बोधिसत्व पदम पाणी यानी कि जो पहले बोधिसत्व हैं का चित्र जो है विश्व प्रसिद्ध है। कुषाण काल की गंधार कला में राजकुमारों के बेश में अलंकृत किया गया है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछे कि ये जो अवलोकितेश्वर या पदम पाणी नाम के बोधिसत्व हैं, इनका चित्र हमें कहाँ देखने को मिल जाता है, तो अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं, यहाँ पर जो इनका क्या मिल जाएगा, चित्र देखने को मिल जाएगा। आप पीडीएफ को एक बार क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाषा सुन चुके हैं, आपको चीजें धीरे धीरे याद हो जाएंगी और हम डेली क्या है रिवाइंड करते ही रहेंगे। चलिएगा, अब बोधिसत्व संबंधी जो अन्य प्रश्न होंगे उनकी जो है इतनी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यही सारी बातें आगे आने वाली हैं। चलिएगा, आगे है, बढ़ जाते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा के संदर्भ में करुणा का देखिएगा, करुणा का साकार रूप किसे माना जाता है, जो पदम पाणी के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। मुझे लगता है आपके लिए आसान प्रश्न होने वाला है। तो कौन से बोधिसत्व होंगे, तो बोधिसत्व जो अवलोकितेश्वर हैं, इन्हें क्या कहते हैं, करुणा का बोधिसत्व कहते हैं। और जो है इनके हाथ में क्या रहता है, पदम रहता है। और यह जो है इनका चित्र कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अजंता की गुफा में जो है गुफा संख्या 1 में देखने को मिल जाएगा। भविष्य का बुद्ध किसे कहा जाता है, मैत्रेय को कहा जाता है। ज्ञान का बुद्ध या ज्ञान का प्रतीक किसे कहते हैं, मंजूश्री को जो है ज्ञान का या बुद्धि का जो है बोधिसत्व कहा जाता है। चलिएगा, तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर हो जाएंगे। अवलोकितेश्वर जो है महायान बौद्ध धर्म में सर्वाधिक पूजनीय बोधिसत्व हैं, जो असीम करुणा का प्रतिनिधित्व करते हैं और हाथ में जो है कमल धारण करते हैं। चलिएगा, तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बोधिसत्व बुद्ध के तर्क और प्रज्ञा। तो देखिएगा, हम ये भी प्रश्न क्या है कर चुके हैं, तो इसको भी जो है बहुत डिटेल में व्याख्या नहीं देखेंगे, बार बार देखने क्या मतलब वही चीजें, क्योंकि समय भी आपसे क्या पूछता है, विस्डम, विस्डम मतलब होता है ज्ञान से संबंधित। ठीक है, तो ज्ञान का प्रतीक किसे माना जाता है, जिनके हाथ में क्या रहता है, खड्ग या तलवार दिखाई देती है। तो आप बता देंगे इनमें से कि ज्ञान का बोधिसत्व किसे माना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, जो मंजूश्री है इन्हें क्या कहते हैं, ज्ञान का बोधिसत्व कहते हैं। और जो आपके पदम पाणी थे उन्हें क्या कहते हैं, पदम पाणी साहब जो हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें आप कहेंगे करुणा का बोधिसत्व। और भविष्य का जो है बुद्ध किसे कहा जाता है, आप क्या कहेंगे,
भविष्य का बुद्ध जो है मैत्रेय को कहा जाता है। और तारा जो है ये तारानाथ है, तारा हुए हैं, एक देवी तारा हैं, शायद बड़ी तिब्बत में रही हैं, लेकिन ये बौद्ध धर्म की उस शाखा के जो है नेतृत्व किया था जिसमें बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएं हुई थी। क्या हुई थी? तांत्रिक क्रियाएं, मतलब कि गौतम बुद्ध के जो धर्म था उसको तांत्रिक बनाने में, कि मतलब जादू टोना वाला धर्म बनाने में जो है ये बोधिसत्व तारा ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा नेतृत्व किया था। तो यज्ञ वगैरह भी इनमें क्या होने लगे थे, बौद्ध धर्म में होने लगे थे, जब इन्होंने क्या किया था, बोधिसत्व के रूप में उतार लिया था तारा ने। ठीक है, तो चलिएगा, बोधिसत्व मंजूश्री जो है आपके क्या हो जाएंगे, ये जो है प्रज्ञा या ज्ञान के प्रतीक हो जाएंगे। उनके दाहिने हाथ में जो है प्रज्वलित है, प्रज्वलित मतलब जलती हुई, प्रज्वलित खड़ग और अज्ञानता के अंधकार को काटने का प्रतीक है, मतलब कि आग जो जल रही है उनके हाथ में, ठीक है, तो वो जो है अज्ञानता को काटने के लिए क्या है, ये प्रज्वलित खड़ग, खड़ग का मतलब तो वही तलवार होता है। ठीक है, तो अज्ञानता रूपी अंधकार को काटने का प्रतीक बताया गया है। कौन? जो उनके हाथ में ये खड़ग रहती है। कौन है ज्ञान के प्रतीक? सिंपल सा प्रश्न पूछेगा, ज्ञान का प्रतीक किसे कहते हैं, फिर से बता देता हूं। अगर आपसे ज्ञान का पूछे, अगर आपसे करुणा का पूछे, करुणा का पूछे, और आपसे भविष्य का पूछे, भविष्य का बुद्ध पूछे, ठीक है, तो ये जो है आपके हो जाएंगे। भविष्य का बुद्ध कौन हो जाएगा? मैत्रेय हो जाएगा। करुणा का जो है पदम पाणी या अवलोकेतेश्वर हो जाएंगे, और जो ज्ञान के हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? मंजूश्री हो जाएंगे। चलिएगा, ये हमारे इतिहास के टॉपिक हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन इतिहास के हो जाएंगे, भारत के इतिहास के। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के 3 क्वेश्चन, जो कि हमारी दूसरी यूनिट है। गुप्तकालीन अभिलेखों के अनुसार मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में शासन करने वाले परिव्राजक वंश की राजधानी क्या थी? देखिएगा, अगर मध्य प्रदेश में हम बात करेंगे गुप्त काल के समकालीन, जैसे मैंने मध्य प्रदेश का छोटा सा क्या बनाया, मानचित्र बनाया, यहाँ पर हमें छोटे छोटे के 2 राजवंश दिखाई पड़ते हैं। कहाँ पर? 2 राजवंश दिखाई पड़ते हैं। एक राजवंश यहाँ पर सतना में, और एक राजवंश जो है पन्ना में। ये 2 मतलब पन्ना सतना में दिखाई पड़ते हैं। तो पन्ना में जो रहता है, जो पन्ना में रहता है उसे क्या कहते हैं? परिव्राजक वंश कहते हैं। और जो सतना में रहता है उसे क्या कहते हैं? उच्चकल्प वंश कहते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, जिस प्रकार से हम राजवंश कर रहे हैं, आपको एमपीपीएससी मेंस का जो है सिलेबस देखेंगे तो सेम टू सेम राजवंश दिए हुए हैं। तो यही चीजें आपको क्या करनी है, वहां पर भी करनी है। तो आप जितना डिटेल से यहाँ पढ़ लेंगे, आगे चल करके मेंस में आपको लिमिटेड समय मिलता है, तो वहां पर भी जो है चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिएगा, इस परिव्राजक वंश जो पन्ना में है उसके बारे में क्या पूछता है कि राजधानी क्या थी, ये पूछता। और ये दोनों क्या हुआ करते थे, जो गुप्त शासक थे उनके जो है सामंत के रूप में, यानी कि अधीन जो है शासक हुआ करते थे। चूंकि मध्य प्रदेश का इतिहास है, गहराई में पढ़ना होता है। इनकी राजधानी पूछी गई है त्रिपुरी। त्रिपुरी किसकी राजधानी होती थी? तो आप क्या बताएंगे? जो कलचुरी शासक हुए हैं। कौन से शासक हुए हैं? कलचुरी, इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। उज्जैनी जो है बहुत लोगों की रही है, खासतौर से ये महाजनपद के रूप में पिष्टपुर और खोह है। तो इनकी राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? जो परिव्राजक वंश है इनकी राजधानी क्या हो जाएगी? खोह जो है इनकी राजधानी हो जाएगी। और यह जो है आपका कहाँ देखने को मिल जाएगा? जो ये खोह क्षेत्र है कहाँ देखने को मिलेगा? पन्ना में जो है देखने को मिल जाएगा, पन्ना के आसपास का क्षेत्र होगा। चलिएगा, इनकी व्याख्या देखते हैं डिटेल से, बहुत मजा आपको आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा परिव्राजक वंश से संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा। भौगोलिक स्थिति इनकी देखिएगा। जो परिव्राजक वंश है यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, दमोह और पन्ना क्षेत्र में क्या करता था? शासन करता था। और इनकी राजधानी संभवतः उच्चकल्प के पास ही स्थित थी। तो उच्चकल्प की राजधानी क्या थी? उचेहरा थी, जो सतना जिले में पड़ता है। और इनकी पन्ना जो है इनकी राजधानी हो जाएगी। गुप्त साम्राज्य से संबंध इनका क्या था? परिव्राजक वंश जो है, परिव्राजक शासक जो है गुप्त सम्राटों के क्या होते थे? सामंत होते थे। ध्यान रखिएगा, सामंत होते थे। उनके अभिलेखों में गुप्त संवत का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। तो परिव्राजक वंश के अभिलेखों में कौन से संवत का प्रयोग किया गया? गुप्त संवत का। गुप्त राजाओं के प्रति निष्ठा इस बात का प्रमाण है कि वे इनके संरक्षण में क्या करते थे? शासन करते थे। नाम और उत्पत्ति। परिव्राजक शब्द का अर्थ जो है क्या होता है? सन्यासी होता है। परिव्राजक शब्द का जो है अर्थ सन्यासी होता है। माना जाता है कि इस वंश की स्थापना किसी ऐसे राजा ने की थी जो राजर्षि या सन्यासी प्रवृत्ति का था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? परिव्राजक वंश कहा जाता है। प्रमुख शासक देखेंगे तो इस वंश के सबसे प्रतापी राजा जो थे हस्तिन थे। ठीक है, ये प्रीलिम्स में आ चुका है कि राजा हस्तिन का संबंध है। ये एमपीपीएससी में नहीं, मतलब एमपीपीएससी द्वारा लिए गए अन्य एग्जाम एडीओपी में आया हुआ था कि जो है राजा हस्तिन का संबंध किस वंश से है? तो आप क्या बताएंगे? परिव्राजक वंश से था। और इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जो उनके उसके खोह और मझगवा से प्राप्त ताम्रपत्र लेख। खोह और मझगवा, मझगवा कहाँ पड़ता है वर्तमान में? ये मझगवा की आपने हीरा की खान पढ़ी होगी, पन्ना में ही पड़ती है।
ठीक है। तो वहां से जो प्राप्त अभिलेख हुए हैं इस वंश के इतिहास को जानकारी प्राप्त होती है। धार्मिक झुकाव, इस वंश के राजा मुख्य रूप से क्या करते थे, वैष्णव धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। उनके अभिलेखों में उन्हें अत्यंत विष्णु भक्त बताया गया है, जो गुप्तकालीन धार्मिक प्रभाव। अब देखिएगा सेम टॉपिक किसमें दिया हुआ है, आपका मेंस में दिया हुआ है, ठीक है, मेंस में दिया हुआ है। शायद सिंपल सा प्रश्न आ जाता है एमपीपीएससी मेंस में 7 नंबर में, गुप्तकालीन मध्य प्रदेश के प्राचीन राजवंश परिव्राजक वंश पर क्या लिखिएगा, टिप्पणी लिखिएगा। भाई जो कहते हैं लिख दीजिएगा, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये हेडिंग बना दीजिएगा। भौगोलिक स्थिति डैश लगा करके लिखेंगे कि बुंदेलखंड के अंतर्गत दमोह और पन्ना क्षेत्र में, बस। फिर दूसरी हेडिंग आप राजधानी बना सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं गुप्त साम्राज्य से क्या संबंध है। यही तो मेंस में क्या है, इतना ही लिख देना है, इतना बड़ा नहीं लिखना है। जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है इतने पॉइंट बना करके आपको लिख देना है, हेडिंग बना करके डैश करके ये पॉइंट, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिव्राजक वंश हो जाएगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, उच्चकल्प वंश के किस शासक ने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो उच्चकल्प वंश का शासन कहाँ था, उचेहरा में था, उचेहरा, ठीक है। तो ये परिव्राजक वंश के क्या थे, पड़ोसी राज्य थे। यह भी क्या थे, गुप्तों के अधीन थे। और उचेहरा ये कहाँ पर पड़ता है, सतना में, ठीक है। तो ये गुप्तों के अधीन थे दोनों, जो है परिव्राजक और उच्चकल्प दोनों पड़ोसी राज्य थे। क्या पूछ रहा है कि महाराज की उपाधि किसने धारण की थी, जो गुप्त शासकों के क्या था, समकालीन अधीन क्या थे, सामंत माने जाते हैं। तो वो जो राजा हैं दिए गए ऑप्शन में अगर देखेंगे तो सर्वनाथ हो जाएंगे, व्याघ्रराज हो जाएंगे, जयनाथ, इन सभी ने क्या की हुई है, महाराज की जो है उपाधि धारण की हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो सर्वनाथ जो है ये शासक आपसे पूछा जा चुका है अलग से प्रश्न के रूप में। तो इसी वंश का जो प्रतापी शासक था। देखिएगा उच्चकल्प वंश के बारे में, यह जो है गुप्त वंश जो शासन क्षेत्र और राजधानी देखना कि कहाँ पर जो है शासन करता था। तो यह वंश गुप्त काल के दौरान, तो पहली बात ध्यान रखिए कब का है, ये गुप्त काल का है। तो पहले भी देख लिया है कि यह परिव्राजक का पड़ोसी राज्य था, जो कि दोनों क्या थे, गुप्तों के अधीन थे। मध्य भारत बुंदेलखंड क्षेत्र, तो कहाँ पर, ये भी जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश के सतना जिले, खास तौर से सतना ध्यान रखिएगा, सतना में ये हो जाएंगे, पन्ना में परिव्राजक हो जाएंगे, पास से परिव्राजक पास से पन्ना, ठीक है। सतना का उचेहरा, क्योंकि उचेहरा क्या होती थी, उच्चकल्प की राजधानी होती थी। और उचेहरा कहाँ पर पड़ता है, सतना में पड़ता है, शासन करता था। इनकी राजधानी उच्चकल्प, जो वर्तमान उचेहरा सतना थी, इनकी राजधानी क्या थी, उच्चकल्प वंश की उचेहरा थी। उचेहरा वर्तमान में तांबे का बहुत बड़ा केंद्र है। गुप्तों से इनके क्या संबंध थे, तो जो है गुप्तों के क्या होते थे, ये अधीन जो है सामंत थे, ठीक है, राजवंश के रूप में कार्य करते थे। इनके अभिलेखों में गुप्त संबंध का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, जो कि इनकी अधीनता की पुष्टि करता है। पड़ोसी राजवंश से प्रतिद्वंद्विता, इस वंश का जो है अपने समकालीन परिव्राजक वंश के साथ में जो है घनिष्ठ संबंध है। और कभी कभी विवाद भी होता रहा। सिंपल सी बात है भाई, मेंस में लिखने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। पड़ोसी है तो पड़ोसी से कभी प्रेम होता है, कभी लड़ाई होती है। ये दोनों ही वंश जो है गुप्तों के प्रति निष्ठावान थे और विंध्य क्षेत्र में क्या करते थे, शासन करते थे। प्रमुख शासक और अभिलेख देखेंगे, महाराजा हस्तिन जो है पड़ोसी शासक के समकालीन इस वंश में जो है, ये हस्तिन जो है किसका है, परिव्राजक वंश का शासक है, कोष्टक में लिखा हुआ है पड़ोसी शासक के समकालीन इस वंश में व्याघ्रराज, महाराजा जयनाथ, जयनाथ लिखा हुआ है, जयनाथ, और प्रमुख शासक थे व्याघ्रराज के नचना और, ठीक है, नचना। जो अभिलेख है, अभिलेख में इस वंश के इतिहास की क्या मिलती है, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। धर्म की बात करें तो धार्मिक रूप से उदार थे, और बात करेंगे कि ये शैव और वैष्णव धर्म को क्या करते थे, मानते थे। तो ये जो प्रसिद्ध है नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है, इसी क्षेत्र और इस काल की वास्तुकला का उदाहरण है। तो उच्चकल्प वंश के समय पर ही नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो है इसी समय पर बनाया गया था। अब देखिएगा ये प्रीलिम्स के लिए तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते कि इनका धर्म कौन सा था, कौन से धर्म को जो है समर्थन करते थे, लेकिन मेंस में हमें भाषा बना करके पूरा करनी होती है। तो कुछ नहीं बनता तो फिर बाद में यही बता दीजिएगा धार्मिक झुकाव या धार्मिक संस्कृति। तो सामान्यतः आपको बता देना होता है कि यह जो मूल रूप से शैव और वैष्णव धर्म को मानते थे, परंतु अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। ये मेंस की क्या है, इंपॉर्टेंट भाषा है। ऐसे ही लिखना होता है हर शासक में, ठीक है। जैसे कोई मुस्लिम शासक है, वो समानता इस्लाम धर्म को मानते थे, लेकिन अन्य धर्मों को भी जो क्या करते थे, इज्जत करते थे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर राजा के खिलाफ जनता विद्रोह कर देगी, तो शासन कैसे कर पाएगा। तो राजा जो भी होता है वो व्यक्तिगत रूप से किसी का भी धर्म मानता है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करता है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, और अगला है हमारे पास में कि परिव्राजक वंश और उच्चकल्प वंश के मध्य जो है सीमा का निर्धारण के लिए किस गुप्त सम्राट के हस्तक्षेप का उल्लेख ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। मतलब कि दो राजवंश थे, एक था
पन्ना में परिव्राजक वंश है और सतना में कौन था, उच्चकल्प वंश है। इन दोनों के मध्य में जो है क्या है, सीमा विवाद हुआ। तो कौन सा गुप्त शासक था जिसने आकर के क्या किया कि इन दोनों के मध्य में समझौता करवाया था। तो आप बताइएगा कि वह शासक जो है, कौन सा शासक है जो है ऐसा किया हुआ था। ये करने वाला जो कौन था आपका, समुद्रगुप्त वह ऐसा शासक है जिसने क्या किया था, इनके हस्तक्षेप को मतलब बीच में हस्तक्षेप किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और जैसे गिने चुने फैक्ट हैं, बीड़ा प्रकार के सिक्के किसने चलवाए थे, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं, ये सभी बातें समुद्रगुप्त पर लागू होंगी। ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति किसका, समुद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उज्जैनी को राजधानी बनाया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और जैसे कि जो भी काम कौन थे भाई, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के थे, पूरे के पूरा टाइटल उसी को ले लिया। महरौली स्तंभ लेख किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का। स्कंदगुप्त की सबसे खास बात करूँ ना, तो हूणों का जो है आक्रमण किसके समय पर हुआ था, किस गुप्त शासक के समय पर, तो इनके समय पर। भानुगुप्त के समय की सबसे खास बात की जाए तो एरण अभिलेख जो है किसके समय का है, भानुगुप्त के समय का। चलिएगा देखिएगा, समुद्रगुप्त यहाँ सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में आठविक राज्यों की विजय का उल्लेख मिलता है, जिसमें से बघेलखंड के सामंत राज्य भी शामिल थे, यानी कि जो बघेलखंड क्षेत्र में आते थे, पन्ना और सतना के उच्चकल्प और परिव्राजक वंश। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की किस नदी को इसकी विशालता और धार्मिक महत्ता के कारण, देखिएगा एमपी हिस्ट्री के प्रश्न हो गए, अपन ने डिटेल में देख लिया, दोनों राजवंश, परिव्राजक वंश और उच्चकल्प वंश, यहीं से जो है अपन ने प्रश्न लिए हुए थे। ठीक है। तो एक प्रश्न से हमने क्या किया है, टॉपिक को भी कंप्लीट किया, उसके बारे में सब कुछ देखा, इतने से ज्यादा नहीं पूछेगा एग्जाम जो है, इतना कठिन नहीं आएगा आपका। अब जो है हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के, हमारे 3 प्रश्न होंगे और इन 3 प्रश्न में जो भी हमने क्वेश्चन उठाया है उसको जो है पूरा कर देंगे। ठीक है। प्रायद्वीप भारत की किस नदी को विशालता और धार्मिक महत्ता के कारण दक्षिण की क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है, जिसका अपवाह तंत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। मुझे लगता है आप आसानी से बता देंगे, क्योंकि देखिएगा महानदी का अपवाह तंत्र तो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, तो इसका जो है महाराष्ट्र तेलंगाना में पड़ता ही नहीं है। गोदावरी की अगर कृष्णा की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र फिर कर्नाटक में जाती है और फिर जो है आपकी आंध्र प्रदेश में जाती है। तो ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों कर्नाटक में नहीं जाती है। कावेरी की बात करें तो ये निकलती कर्नाटक से है, लेकिन ये तमिलनाडु जाती है, तो ये भी नहीं होने वाला। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए गोदावरी के बारे में सब कुछ डिटेल में जान लेते हैं। आपको जो है गोदावरी की नदी के संबंधी जो है महत्वपूर्ण तथ्य। गोदावरी नदी का उद्गम ध्यान रखिएगा, कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में होता है। और नासिक जिले के अंतर्गत भी एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर, पहाड़ी से जो है नदी निकलती है। कुल लंबाई इसकी कितनी है, 1465 किलोमीटर है। इसे भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी कहा जाता है। भौगोलिक उपनाम देखिएगा, इसकी विशाल आकार और प्राचीनता के कारण इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। अपवाह तंत्र देखिएगा, यह प्रायद्वीप भारत का जो है सबसे बड़ा नदी तंत्र है। प्रायद्वीप भारत का, पूरे भारत का नहीं, प्रायद्वीप भारत का मतलब दक्षिण भारत का। इसका जल प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा राज्यों में है। देखिएगा नदी मुख्य रूप से बहती है कहीं से, वो बात अलग है, क्योंकि इसकी सहायक नदियां अन्य स्थानों से आती हैं, तो उन सहायक नदियों को मिलाकर के ही क्या बनता है, पूरा का पूरा अपवाह तंत्र बनता होता है। तो ये मत सोचिएगा कि भाई ये महाराष्ट्र से जो है छत्तीसगढ़ नहीं जाती तो वहां पर कैसे अपवाह तंत्र होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी सहायक नदियां छत्तीसगढ़ से यहाँ आ रही होंगी। प्रमुख सहायक नदियां अगर देखेंगे तो इसकी सहायक नदियों में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रमुख नदियां कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है, ये आपकी गोदावरी की है। बेन गंगा हो जाएगी, वर्धा हो जाएगी, प्राणहिता, प्राणहिता नहीं भाई प्राणहिता है, ठीक है, प्राणहिता। इंद्रावती छत्तीसगढ़ से निकलती है। सबरी और मंजीरा, मंजीरा नदी पर ही निजाम सागर परियोजना है। प्राणहिता इन नदियों के संगम से बनता है। किन नदियों के संगम से बनता है, प्राणहिता नहीं, प्राणहिता जो है जो मध्य प्रदेश से 2 गंगा निकलती हैं, एक का नाम है वर्धा और एक और नदी है, उन दोनों के जो है संगम से बनती है प्राणहिता। तो एमपी जी के में इसको और देख लेंगे। संस्कृति और आर्थिक महत्व, इसके तट पर जो है नासिक है, ध्यान रखिएगा जो नासिक है जहाँ से निकलती है, यहाँ पर जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है गोदावरी के नदी के तट पर। भारत में कुंभ कितनी जगह पर होता है, आप कहेंगे 4 जगह पर। कहाँ कहाँ पर, नासिक में होता है, इलाहाबाद में होता है, उज्जैन में होता है और उत्तराखंड में होता है। ठीक है। तो नासिक में क्या होता है, इस नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पैठण और भद्राचलम जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल यहीं पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में इस पर जो है प्रसिद्ध पोलावरम परियोजना और राजमुंद्री के पास में जो है प्रसिद्ध डेल्टा का निर्माण होता है।
ठीक है। तो इतनी बातें आप क्या कर सकते हैं, गोदावरी में ध्यान कर सकते हैं। और गोदावरी नाम जो है गुरु गोविंद सिंह के नाम पर पड़ा हुआ है, क्योंकि इनकी समाधि जो है इसी नदी के किनारे बनी हुई है। और गोदावरी की अगर और मैं कुछ बातें करूं तो यहाँ पर जो है, चलिए इतनी बातें आपको कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, रिफ्ट वैली से, और अरब सागर में क्या है, ज्वर्दन मुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था कि जितनी भी नदी क्या जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, वो क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण नहीं करती हैं। और जितनी भी नदी अरब सागर में जाती हैं, ये डेल्टा का निर्माण जो है नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी गड्ढे का निर्माण करती हैं। तो इन चीज़ों को भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। तो सीधा सा है उत्तर, ये तो नहीं होने वाले हैं सुवर्ण रेखा और वैगई, क्योंकि ये कहाँ जाती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ताप्ती नदी आप ध्यान से देखेंगे, ताप्ती नदी कहाँ पर बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, दो पर्वतों के मध्य में, कौन, सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के मध्य में बहती है। बैतूल से यह नदी निकलती है और खंबात की खाड़ी में जो है गिर जाती है। चलिएगा ताप्ती नदी को जो है हम गहराई से चीजें देख लेते हैं। ताप्ती नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के कहाँ से होता है, बैतूल जिले से होता है, मुल्ताई नाम की जो है पहाड़ी से निकलती है, और भारत की उन प्रमुख नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। भ्रंश घाटी नर्मदा की तरह ताप्ती भी जो है एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के बीच से अपना क्या करती है, रास्ता बनाती है। मोहाना और एस्चुरी की बात करें, यह नदी अरब सागर में गिरने से पहले खंभात की खाड़ी के पास में जो है गिरती है। और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह जो है डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि एस्चुरी यानी कि ज्वर्दन मुख का निर्माण करती है। ज्वर्दन मुख बोले तो गड्ढा, ध्यान रखिएगा यूपीएससी का प्रश्न है कि ज्वर्दन मुख जो होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि इस गड्ढे में बहुत सारी शैवाल लग जाती है, बहुत सारे जो है प्रवाल द्वीप बन जाते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर हो जाती है। तो ये जैव विविधता के भंडार होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रमुख सहायक नदियाँ, ताप्ती की सहायक नदियाँ देखेंगे तो इसकी सबसे बड़ी और मुख्य सहायक नदी क्या है, पूर्णा है। एमपीपीएससी 2023 का प्रश्न देखिएगा, सिंपल सा प्रश्न आया हुआ था, एक क्लिक कीजिए, एक नंबर लीजिएगा कि पूर्णा किसकी सहायक नदी है। अन्य सहायक नदियों में देखेंगे गिरना देखेंगे, पंजारा देखेंगे, बोरी जो है इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियां हैं। आर्थिक और औद्योगिक महत्व, ताप्ती नदी पर जो है उकाई बांध स्थित है। उकाई परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये सूरत में स्थित है। और काकरा पार जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है इसके किनारे स्थित है। गुजरात का प्रसिद्ध शहर सूरत भी इसी नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर जो है आपका, उसका नाम क्या है, बुरहानपुर भी इसी किनारे स्थित है। और ताप्ती नदी की जो लंबाई आपको देखने को मिलती है 724 किलोमीटर देखने को मिलेगी। और जो है मध्य प्रदेश में इसमें जो है पारसा डोह बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है, पारसा डोह बांध, जो किस पर है, ताप्ती नदी पर है। साथ ही साथ है ताप्ती नदी की और हम बात करें तो इसे जो है सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। ताप्ती नदी को क्या कहा जाता है, सूर्य पुत्री भी कहा जाता है। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान रख लेना। आगे बढ़ जाते हैं और अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो भारत के सबसे पुराने जल विद्युत संयंत्रों में से एक के लिए प्रसिद्ध है, किस प्रायद्वीप नदी पर बना हुआ है। ये भी अपने इंडियन ज्योग्राफी में क्या है, इसे किया हुआ है। तो देखिएगा शरावती नदी पर आपको जो है कौन सा जलप्रपात देखने को मिलेगा, महात्मा गांधी जलप्रपात या गारसोप जलप्रपात या राजा रानी जलप्रपात, ठीक है, वो कहाँ मिलेगा, शरावती नदी पर, कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और कावेरी नदी पर आपको क्या मिल जाएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात देखने को मिल जाएगा। पेरियार जो है आपकी कहाँ पर बहती है, केरल की सबसे बड़ी नदी है, और ये आपकी कहाँ हो जाएगी, शरावती जो है कर्नाटक में हो जाएगी। तुंगभद्रा जो है ये भी आपकी कर्नाटक में प्रवाहित होती है। कृष्णा की जो है प्रमुख सहायक नदी है तुंगभद्रा। चलिएगा डिटेल में देख लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम देखिएगा, कावेरी के बारे में देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, कोडागु या कुर्ग जिले से होता है। कर्नाटक में पड़ता है ये जिला, तो कहाँ से होता है, कर्नाटक में। और कर्नाटक में एक पहाड़ी है, इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में स्थित जो है ताल कावेरी से होता है। यानी कि पहाड़ियां ध्यान रखना, ब्रह्मगिरी पहाड़ी या इन्हीं को एक दूसरा नाम दिया जाता है पुष्पागिरी पहाड़ी। क्या कहा जाता है, पुष्पागिरी पहाड़ी भी जो है इन्हीं को क्या है कह दिया जाता है। और इसे जो है दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। अब देखिएगा दक्षिण की गंगा तो गोदावरी को भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दक्षिणी गंगा कावेरी को, यह अन्य नदियों के विपरीत जो है इसमें साल भर पानी रहता है। देखिए देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें क्या रहता है, वर्ष भर पानी रहता है। इसी प्रकार गंगा नदी में जो है वर्ष भर पानी देखने को मिलता है।
तो पानी रहने की वजह से जो क्या किया जाता है, इसे तुलना की जाती है, क्योंकि दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करती है। कावेरी नदी दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक में और उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु में दोनों से वर्षा प्राप्त करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो क्या करती है, दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। दरअसल पहले भारत में मानसून प्रवेश करता है, फिर यह मानसून जो है लौट करके आता है। तो कावेरी नदी जब प्रवेश करती है तो यहाँ से कर्नाटक में जो है वर्षा ले लेती है, और जब मानसून लौट करके आता है तो यहाँ तमिलनाडु में जो है वर्षा ले लेती है। तो दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त कर लेती है, इसलिए साल भर ये क्या रहती है, सदा नीरा यानी कि सदाबहार, हमेशा पानी इसमें बहता रहता है। इस नदी पर प्रसिद्ध जो है शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, और यह श्रीरंगपट्टनम तथा शिव समुद्रम जैसे प्रसिद्ध नदी द्वीपों का निर्माण करती है। इसके जल बंटवारे को लेकर मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में जो है कई दशकों से विवाद चल रहा है, इसे कावेरी जल विवाद कहते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न कई बार पूछ लेता है, कावेरी जल विवाद जो है किन दो राज्यों के मध्य में देखने को मिलता है, तो आप क्या बताएंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में देखने को मिल जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में पाई जाने वाली कपासी मृदा को क्या कहते हैं, काली मृदा भी कहते हैं। दरअसल काली मृदा में कपास की फसल अच्छी होती है, इसीलिए इसे क्या कह दिया जाता है, कपासी मृदा कहते हैं। इसी कपासी मृदा को जो है महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है, रेगुर मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बताना है आपको, असत्य कथन बताना है। कहाँ की काली मृदा है, ये मालवा के पठार की काली मृदा के बारे में गलत कथन बताना है आपको। क्या पूछता है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता उच्च होती है, बिल्कुल सही बात है भाई। काली मिट्टी में आप देखेंगे कि बिना सिंचाई की भी फसल बो दी जाती है, फिर भी जो है फसल हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जल धारण करने की क्या होती है, उच्च क्षमता होती है। इसमें लौह तत्व और चूने की प्रधानता होती है। ठीक है, अपन जो है मान सकते हैं कि इसमें लोहा के तत्व जो है पाए जाते हैं। इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की अधिकता होती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अपन कंफ्यूजन हो जाएंगे। यह बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से निर्मित है, यह बात भी सही है, बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की क्या होती है, अधिकता होती है, ये बात गलत है। भारत की हर मिट्टी की यह कमी है कि उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तभी तो हम क्या करते हैं भाई, तभी तो हम क्या करते हैं, तभी तो जस्ट मिनट, ठीक है, तभी तो अपन हम क्या करते हैं कि खाद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भारत की मिट्टियों की खास विशेषता है कि यहाँ पर सभी मिट्टियों में लगभग फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए डिटेल देखिएगा, इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की अधिकता होती है, ये बात क्या गलत लिखी हुई है। काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर, तो एक फैक्ट सीधा सा है, आपसे ये पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा मृदा पाई जाती है, जो कि लगभग 47% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इसका मुख्य विस्तार कहाँ देखने को मिलेगा, मालवा के पठार में और नर्मदा घाटी क्षेत्र में सतपुड़ा में देखने को मिलेगा। मैं छोटा सा मानचित्र बना करके आपको बताऊं तो ये मृदा जो है यहाँ पर आपको मुख्य रूप से देखने को जो मिल जाती है, ये वाली मृदा, इसे क्या कहते हैं, काली मृदा कहते हैं, ये वाली मृदा। ठीक है, तो मालवा का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र और सतपुड़ा क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है, और कुल जो है 47% क्षेत्रफल पर देखने को मिलेगी। निर्माण की प्रक्रिया, इस मृदा का निर्माण जो है ज्वालामुखी फटने के बाद निकलने वाले बेसाल्ट लावा के कारण जो है टूटने से होता है। प्रमुख फसल देखेंगे अगर काली मिट्टी में देखा जाए तो जल धारण करने की क्या होती है, उच्च क्षमता होती है। यहाँ कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम यानी कि सबसे ज्यादा फसल जो है किसके लिए जानी जाती है, कपास की फसल के लिए, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसके अलावा सोयाबीन, गेहूं, चने और गन्ना कुछ भी जो है यहाँ पर होता है, बाकी मिट्टी है हर फसल हो जाती है। रासायनिक संरचना देखेंगे तो इसमें लोहा और चूने की जो है प्रचुरता पाई जाती है। इसका रंग जो है इसका काला रंग क्यों होता है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण क्या होता है, काली मिट्टी का रंग काला होता है। स्वयं जुताई का गुण जो है, इसे क्या कहते हैं, इस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि शुष्क मौसम में इस मिट्टी में गहरी क्या होती है, दरारें पड़ जाती हैं, और गीली होने पर यह बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है, जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की हमने काली मिट्टी देख ली, अब जो है हमारे पास में क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की लाल पीली मृदा का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में विस्तृत लाल पीली मृदा के पीला होने का मुख्य कारण क्या है, यानी कि यह मृदा पीली क्यों होती है, वैज्ञानिक कारण आपसे पूछ रहा था। मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, लाल पीली मृदा है। पहले नंबर में कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा है। देखिएगा, लोहे का ऑक्सीकरण के कारण, फिर एक ऑक्साइड के कारण। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो लाल पीली मृदा होती है वो पीली क्यों होती है, तो आप क्या बताएंगे, इसमें जो है फेरिक ऑक्साइड की जो है जल योजन क्षमता के कारण क्या हो जाती है, ये जो है पीले कलर की हो जाती है। लोहे का ऑक्सीकरण से नहीं होती है, लोहे का संबंध काली मृदा से रहता है। तो फेरिक जो ऑक्साइड होता है
जब उसका हाइड्रेशन होता है, जो मृदा में पाया जाने वाला फेरिक ऑक्साइड एक प्रकार का क्या है, तत्व है। जब ये हाइड्रेशन होता है यानी कि जल से योजन यानी कि जल वियोजन होता है, ये टूटते हैं। इसके जो केमिकल दृष्टि से जल वियोजन शब्द आपने वहाँ देखा होगा, तो उसके अंदर पाए जाने वाले तत्व जो होते हैं, जब वो टूटते हैं तो रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड का जल योजन के कारण जो है ये पीले रंग की मृदा हो जाती है। अब मध्य प्रदेश में जो रेड एंड येलो सोइल है यानी कि लाल पीली मृदा है, इसके बारे में देखिएगा। यह मृदा जो मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग में मुख्यतः देखने को मिलती है। ठीक है, पूर्वी भाग में देखने को मिलती है और इसमें मुख्य रूप से फसल कौन सी निकलती है, चावल की फसल जो है निकलती है सबसे ज्यादा लाल पीली मृदा में, और काली मृदा में आपकी कपास की फसल पाई जाती है, जिसके अंतर्गत मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी जिले आते हैं। निर्माण की बात करें, इसका निर्माण जो है प्राचीन जो आग्नेय चट्टानें होती थी, जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टानों के टूटने के कारण जो है उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों से हुआ है। इसका रंग का कारण मिट्टी का जो है लाल रंग इसमें उपस्थित लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, जो लाल पीली मृदा है, अगर पूछे लाल रंग क्यों होता है, तो उसमें पाए जाने वाले जो लोहे के तत्व होते हैं, जब उनका ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसका रंग लाल होता है। और जबकि जल योजन के कारण जो फेरिक ऑक्साइड उसमें पाया जाता है, उसके जल योजन के कारण जो क्या हो जाता है, पीला रंग हो जाता है। तो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण क्या होगा, लाल रंग होगा, और जब इसका लोहे का क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड का जल योजन होगा, हाइड्रेशन होगा, तब क्या हो जाएगा, पीला रंग हो जाएगा। प्रकृति और उर्वरता, यह मृदा स्वभाव से क्या होती है, अम्लीय और उभयधर्मी होती है। इसमें जो है नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये सभी मिट्टियों में भारत की पाई जाएगी नाइट्रोजन की कमी, जिसके कारण इसकी उर्वरता काली मिट्टी की तुलना में क्या होती है, कम होती है। प्रमुख फसल बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो फसल है पीली मिट्टी की जो है, लाल पीली मृदा की सबसे महत्वपूर्ण फसल होती है, चावल होती है। इसलिए मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में देखेंगे सबसे ज्यादा चावल निकलेगा। सर्वाधिक जो है उपयुक्त मानी जाती है चावल की फसल। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र जैसे बालाघाट राज्य का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स जो है मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल पर अगर नए हैं, और डेली टेस्ट देने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करिएगा। बहुत अच्छी आपकी जो है तैयारी होने वाली है। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश का चंबल वाला क्षेत्र है, में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर भिन्न मुरैना में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, कि जो है आज के जो प्रश्न थे फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश में जो मृदा टॉपिक है उससे अपन ने प्रश्न लिए हुए थे। ठीक है, 3 प्रश्न। अब जो है आगे हम बढ़ जाएंगे, मृदा के बाद में खनिज जो है बात करेंगे अगले टॉपिक में। तो ये पूरे जो है संपूर्ण सिलेबस को एक चक्र के फॉर्मेट में रिवाइंड करने की खतरनाक प्रक्रिया है, और इसे जो है अगर जुड़े रहेंगे अंत तक तो निश्चित रूप से इसका जबरदस्त फायदा होने वाला है। यकीन मानिएगा, यही चीजें अपन जो है हम सब कुछ पैड में देते हैं, पैसों में भी देते हैं, कई जगह पर अपनी चीजें भी जो है बेची जाती हैं, तो उतना ही वही कंटेंट दिया जाता है, और वो कंटेंट आपको जो है अपन निःशुल्क भी दे रहे हैं। तो जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा प्लेटफार्म जो ऑनलाइन होता है, तो इसमें पहुंचने की दिक्कत रहती है कि हर कोई तक पहुंच नहीं पाता है। तो मंच जो है जब बड़ा हो जाता है तो फिर चीज़ें घटिया भी दी जाती हैं, तब भी जो वही चीज़ें पहुंचती होती हैं। चलिएगा, मृदा का जो मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जो ये मध्य प्रदेश का उत्तरी वाला भाग है, जहाँ पर हमें ये वाला चंबल नदी का जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर खूब अपरदन होता है, क्यों होता है। ठीक है, और यहाँ पर अपरदन जो कौन से प्रकार का अपरदन होता है, अपरदन कई प्रकार का होता है, उसमें से एक अपरदन है, इसे कहते हैं गली इरोजन या अवनलिका अपरदन कहा जाता है। इसके लिए कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक संवेदनशील है, तो आप क्या कहेंगे, वहां पर जो मिट्टी पाई जाई होगी तो वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि काली मिट्टी जो होती है काफी वो होती है, वो जकड़ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए सर्वाधिक संवेदनशील मिट्टी होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, सॉरी काली क्यों कह रहा हूँ, जलोढ़ मृदा हो जाएगी। ये मालवा क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी। काली कहाँ मिट्टी है, मालवा क्षेत्र में। लेटराइट मृदा जो कहाँ पर मिलती है, खासतौर से बालाघाट क्षेत्र में मिलती है, और ये मिश्रित मृदा जो है हमें बुंदेलखंड में देखने को मिल जाएगी। तो जलोढ़ मृदा ही बचती है, चंबल क्षेत्र में मिलती है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है ढीली होती है, जिससे चंबल नदी के जो है यहाँ गहरे गड्ढों का निर्माण कर देती है। तो कई बार प्रश्न पूछ देता है कि जैसे यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, चंबल नदी के जो है ये अत्याचार के कारण, मतलब इसे क्या कहा जाता है, चंबल का शोक कहा, मतलब मध्य भारत का अगर आपसे पूछे शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, चंबल को कहेंगे। और रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है, रेंगती हुई मृत्यु, रेंगती हुई मृत्यु जो है चंबल के जो आसपास का क्षेत्र उसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चंबल नदी बहुत ज्यादा अपरदन करती है। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, इसलिए यहाँ डाकू बहुत लोग छुपते हैं, तो इसे डाकुओं का गढ़ भी कह दिया जाता है चंबल क्षेत्र को।
अब जो है अपने पॉलिटी के प्रश्न है, जहां आपसे पूछा जा रहा है अनुच्छेद 145 के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होना अनिवार्य है। ये जबरदस्त तरीके के भाई प्रश्न है, इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिल रही है। देखिएगा, होता तो प्रश्न सिंपल हो सकता था, एक से अलग प्रश्न बनता है ये कि संविधान पीठ का जो है अब इस मतलब गठन, जो सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ होती है उसके गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, कई बार प्रश्न आ चुका है। तो आप याद कैसे करेंगे, पीठ से हो जाएगा आपका पीठ, पा हो जाएगा यहाँ से पीठ से 45, ठीक है। तो 45 ऐसा ध्यान रख सकते हैं, 145 पीठ। तो संवैधानिक पीठ में जो है न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे ही क्या होता है, जैसे संविधान है हमारा, कानून है कोई, ठीक है, मतलब कोई जैसे नया कानून बनता है और वो कानून क्या कर रहा है, हमारे संविधान से टकरा रहा है, ठीक है, संविधान से जो है वो टकरा रहा है। तो इस बात की जांच करने के लिए, संविधान की समीक्षा करने के लिए जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है हमारा, सुप्रीम कोर्ट होता है, वो क्या करता है, अनुच्छेद 45 का प्रयोग करते हुए एक जो है बड़े बड़े जजों की जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, जो कानून के विशेषज्ञ होते हैं, उनकी क्या करता है, एक संविधान पीठ का निर्माण करता है। क्या करता है, संविधान पीठ का निर्माण करता है। और ये संविधान पीठ क्या करती है, इस जो कानूनी विवाद को सॉल्व करने के लिए क्या करती है, संविधान की समीक्षा करती है। इसे ही क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो ये पीठ बनाई जाती है, संविधान पीठ बनाई जाती है, यह पीठ में जो है कितने कम से कम न्यायाधीश होना अनिवार्य है। इसमें जो है कम से कम 5 न्यायाधीश होना चाहिए, बाकी ज़्यादा जो है कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि यह न्यायपीठ जो है, ध्यान रखिएगा, बहुमत के आधार पर निर्णय लेती है, ठीक है। अगर 3 लोग होंगे तो फिर बहुमत हो जाएगा 3 में भी, लेकिन कम से कम 5 न्यायाधीशों की जो है आवश्यकता होती है। इसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश रहते हैं कई बार, या फिर नहीं भी होते हैं तो बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं। अब आज अभी तक बात करें तो सबसे बड़ी जो संविधान पीठ बनाई गई थी, 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनाई गई थी। कब, जब केशवानंद भारती का केस जो हुआ था, उस केस में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने क्या दिया था, निर्णय दिया था, अगर किसी सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय को काटना है तो उससे बड़ी संविधान पीठ द्वारा अगर उसके खिलाफ निर्णय दिया जाता है, जैसे 5 लोगों की न्यायपीठ ने क्या कर दिया, कुछ निर्णय दे दिए कि ये सही है। अब अगर 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनती है और वो कह देती है ये गलत है और ये सही है, तो ये वाला सही मान लिया जाएगा, क्योंकि इसमें न्यायाधीश ज्यादा थे, ठीक है। तो कई बार ये प्रश्न भी बन जाता है कि अभी तक सबसे बड़ी संविधान पीठ कब बनाई गई थी, किस केस में। तो जो केशवानंद भारती का केस था, उसमें 13 न्यायाधीशों की, जजों की जो है पीठ बनाई गई थी। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, अब जो है हम ऑप्शन देख लेते हैं, आसानी से आपसे बन जाएगा। कितने न्यूनतम न्यायाधीश होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, 5 न्यायाधीश होना चाहिए, आपका सही जवाब। अब डिटेल में हम देख लेते हैं चीजों को। गठन का आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत जो है संवैधानिक पीठ का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। न्यूनतम न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा, कम से कम कितने होने चाहिए, 5 न्यायाधीश जो है संविधान पीठ में होना चाहिए। गठन की शक्ति किसे है, तो संविधान पीठ गठित करने का विशेषाधिकार केवल किसको है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होता है, जिन्हें मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा जाता है, ठीक है। गठन की शर्तें क्या है, इसका गठन तब किया जाता है जब किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई सारवान प्रश्न शामिल हो, जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से अगर परामर्श मांगता है, तो तब भी क्या किया जा सकता है, ऐसी संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है। ऐतिहासिक पीठ देखेंगे, भारत के न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी संविधान पीठ जो है वो कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। केशवानंद भारती का मामला भारतीयवाद, ठीक है, पूरा नाम इसका यह है केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, 1973 का केस था, जिसमें 13 न्यायाधीशों की क्या बनाई गई थी, पीठ बनाई गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसी में जो है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। तो ये मूल ढांचा भी कई बार आ जाता है, तो समय समय पर अपन क्या करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो हर चीज तक जो है अपन क्या कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं, हर शब्द को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपके सामने जो है लिख कर के भी चीजें बता सकता था, लेकिन यकीन मानिएगा कि काफी ज्यादा समय देना पड़ता है। मैं समझा देता हूँ और उसके बाद जो चीजें अगर यहाँ पर पहले से लिख दी जाएं, तो यहाँ पर जो है क्लास में लगने वाला समय जो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जहाँ मेंस की आवश्यकता है, तो वहाँ पर आपके सामने भी जो है भाषा लिखी जाएगी। दरअसल यही बात होता है, क्योंकि डाटा की भी समस्या होती है। अगर सामने लिखा जाए तो बहुत लंबी क्लास हो जाती है, 3-4 घंटा की। तो कई बार यह भी होता है कि
टेक्निकल इशू ना भाई आ जाए तो बीच में पूरा सिस्टम ही बंद हो जाए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, ऑनलाइन नहीं है। तो कई चीज़ों जो है अपन क्या है लिमिटेशन है, उन लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। यकीन मानिएगा जितनी अपनी क्या है क्षमता है, जितनी अपनी योग्यता है और जितना अपने पास में क्या है फ्रेंड्स है साधन है, जितना अपने पास में पैसा है, जैसी अपनी परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से जो है बेस्ट से बेस्ट क्या है करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। इस बात को आप जो क्या करेंगे ध्यान करेंगे। अगर आप तुलना करते हो किसी बहुत अच्छी फैकल्टी से तो आप वहाँ पर जो है आप हमें जो है उसके समतुल्य मत रखिएगा, क्योंकि हर किसी की अपनी क्या होती है विशेषता होती है, हर किसी की क्या होती है साधन होते हैं, उन साधन के अनुसार पर ही क्या होता है चीज़ें डिसाइड होती हैं। और याद रखिएगा कि सूरज से कभी तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि सूरज जो है अपने समय पर जो है क्या होता है चलता है, उस वह अपने समय पर अस्त होता है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अपने समय पर जो है सभी ग्रह चलते हैं, सभी परिक्रमा चलती है, पूरी प्रकृति अपने समय पर चलती है, किसी के कहने से रुक नहीं जाती है। किसी को धूप लगती है तो सूरज अपना अस्तित्व नहीं खोया करता है। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो जाएगा अपना संविधान पीठ का जो है व्याख्या हो जाएगी। जो है इतने से ज़्यादा आपसे मैं ये भी गारंटी लेता हूँ कि इतने से ज़्यादा प्रश्न पूछने की एमपीपीएससी की जो है अभी तक कभी जो है गहराई में नहीं गया है। बाकी वो चैलेंज स्वीकार कर ले तो ऐसा है कि भाई यहाँ पूछ सकता है, बाकी सामान्यतः इतने से गहराई में कभी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, सभी इतने में आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए कानून प्रश्नों पर जो है सलाह देना क्या है भाई। ये देखिएगा प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 है, क्या है 143 जो आर्टिकल है, इसमें जो है यह क्या है प्रोविजन किया गया है कि जो भारत का प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऐसा लगता है कि हमें जो है कानून की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, कोई कानून बना रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट क्या करती है, भारत की सरकार क्या करती है, उस कानूनी मामले में राष्ट्रपति से कहती है कि राष्ट्रपति जी आप क्या करिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से, चूंकि वो न्यायालय है संविधान का विशेषज्ञ है, तो जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है जिसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उनसे क्या लीजिएगा परामर्श लीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी क्या करते हैं अपने आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर लेते हैं, वो कानूनी मामलों में परामर्श करते हैं। क्या करते हैं, परामर्श करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, परामर्शदात्री जो है अधिकार कहा जाता है। तो ये अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास में है कि मतलब परामर्श करने का अधिकार केवल जो है मतलब राष्ट्रपति को सलाह कौन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। अब प्रश्न ये पूछा गया है, देखिएगा ऑप्शन देख लेते हैं। न्यायालय के लिए अनिवार्य है, न्यायालय मना कर सकता है, केवल मौलिक अधिकारों से सम्मानित हो सकता है, संसद मंजूरी हो सकती है। देखिएगा प्रश्न कहता है कि जो प्रेसिडेंट ने यहाँ से क्या किया, आर्टिकल 143 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगी, कोई परामर्श मांगा, यानी कि परामर्श को बोलते हैं एडवाइज या सलाह में लिख देता हूँ, सलाह मांगता है सुप्रीम राष्ट्रपति जी क्या मांगते हैं, सलाह मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो क्या जो ये सुप्रीम कोर्ट है किससे सलाह मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, ये सलाह देने से मना कर सकता है। ठीक है, तो देखिएगा आर्टिकल 143 क्या कहता है, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सलाह नहीं दे सकता, यानी कि मना कर सकता है। और मतलब मना कर सकता है शब्द नहीं लिखा हुआ है, शब्द वहां पर क्या लिखा हुआ, संविधान में लिखा हुआ कि अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं का मतलब यही होता है कि कोई मतलब शर्त नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा ही, चाहे तो वो नहीं दे सकता है, यानी कि मना कर सकता है। तो शब्द संविधान में ऐसे लिखे हुए हैं कि बाध्य नहीं है। दूसरी बात, जब सलाह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाएगी राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो मान सकते हैं चाहे नहीं मान सकते हैं। तो देखिएगा प्रश्न कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए कानूनी प्रश्न पर सलाह देना, किसको सलाह देना, सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना क्या है, सलाह देने के लिए न्यायालय के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है भाई। न्यायालय मना कर सकता है, हाँ मना कर सकता है। देखिएगा ये हो सकता है आपका सही जवाब। केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित हो सकता नहीं, किसी भी मामले पर जो है सलाह ली जा सकती है, बात भी गलत है। संसद की मंजूरी तो आपका सही जवाब हो जाता है, ये हो जाता है। क्यों, संविधान में लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है बाध्य नहीं है, चाहे तो वह सलाह दे सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता है, ये आपका सही हो जाएगा। कितने सारे प्रश्न आपके जो क्लियर हो गए, व्याख्या देख लीजिएगा, सब चीजें जो है यहाँ पर चलिए व्याख्या नहीं लिखी हुई है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 143 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। बेरुबारी वाद है, ये बेरुबारी केस कब का है, ये बेरुबारी वाद है, बेरुबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 का केस है ये, मतलब कि 1960 का केस है। ये बेरुबारी पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, पाकिस्तान का क्षेत्र। तो सरकार क्या कर रही थी, पाकिस्तान को दे रही थी
तो सरकार ने इस मामले में सलाह लिया था कि क्या हम बिना संविधान संशोधन के किसी को क्षेत्र दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो उस मामले में जो है ये बात प्रतिपादित बेरूबारी मामले के अपवाद को छोड़कर, ठीक है। इसमें मतलब सामान्य प्रावधान ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या है, ये बाध्य नहीं है क्या करने के लिए, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन एक ऐसा केस हुआ था बेरूबारी केस जो है 1960 का, तो उसमें क्या था कि मतलब बाध्य, दरअसल ये जो है डिसीजन हुआ होगा 1960 के पहले, बाद में ये डिसीजन लिया गया था कि बाध्य है या नहीं है। तो ठीक है, वर्तमान में प्रावधान क्या है कि राष्ट्र जो बाध्य नहीं है, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बेरूबारी केस में जो है इसका उल्टा हुआ था, ये अपवाद है। ये केस क्या था, 1960 का है। बहुत महत्वपूर्ण बात है बेरूबारी केस में, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। किस केस में कहा हुआ था ये बात की भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बेरूबारी केस में कहा हुआ था। और बेरूबारी विवाद में आई थिंक जहां तक मुझे याद है तो यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे इस समय पर, जो कि आपके मध्य प्रदेश के क्या रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। देखिएगा, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह जो है प्रतिपादित किया कि न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जिसे आप क्या कह देते हैं, न्यायिक समीक्षा भी कह देते हैं, आर्टिकल 13(3), आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो है 3 है, 3 आर्टिकल 13(3) में जो है ये शब्द लिखे तो नहीं हुए हैं, ध्यान रखिएगा, संविधान में कहीं पर नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें ये जरूर लिखा हुआ है जिसका मतलब यही होता है। क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 13(3) में कि जो संविधान है, अगर कोई विधि संविधान से क्या करती है, टकराती है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसकी जांच कर सकेगा, जिसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो 13(3) में बात जो लिखी हुई है। आधारभूत ढांचा, संविधान का आधारभूत ढांचा है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है। देखिएगा, जो आधारभूत ढांचा है ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बात जो है आपकी 1973 में जो केशवानंद केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया था कि संसद जो है संविधान के सभी जगह पर संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का कुछ जो है ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, उसको परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब निकला था, 1973 में। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर ये बात बताई सरकार को, संविधान में जोड़ी कि ये चीज जो है आधारभूत है, ये चीज आधारभूत है, ये आधारभूत है, ये आधारभूत है। जैसे कि मौलिक अधिकारों को क्या कहा गया है, आधारभूत ढांचे में शामिल किया गया है। प्रस्तावना को भी जो है आधारभूत ढांचे में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है उसको भी आधारभूत ढांचे में शामिल किया गया है। तो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, ये संविधान का आधारभूत ढांचा है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था, तो केस कौन सा है, आपको क्या करना है, उस केस का आपको क्या करना है, नाम बताना है। उस केस का नाम क्या है, जो मिनर्वा मिल्स केस है। ये कब का है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1980 का केस है, ये 1980 का केस है। और इस केस में क्या कहा हुआ था सर्वोच्च न्यायालय ने, दो इसमें काफ़ी डिसीजन है, एक केस में बहुत सारे डिसीजन होते हैं, तो एक केस में जो दो डिसीजन आपको ध्यान रख लेना है मिनर्वा मिल्स में। एक केस तो ये हो जाएगा कि जो जुडिशियल रिव्यू है, यानी कि जो न्यायिक समीक्षा है, क्या है, न्यायिक जो समीक्षा है वो क्या है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत ढांचा है। एक बात ये कही हुई थी। दूसरी बात कही हुई थी कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी यानी कि जो भाग 4 में दिए हुए हैं, डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट है। दरअसल खूब लड़ाई मची हुई थी कि कौन बड़े हैं, ये बड़े हैं या ये बड़े हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, या एक सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं। दोनों क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये बात जो है 1980 में थे। गोलकनाथवाद 1967 का है, केशवानंद भारतीवाद 1973 का है, और चंद्र कुमार वाद जो है, चलिएगा देखिएगा, व्याख्या देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा मुख्य रूप से कहाँ से ली गई है, ये प्रश्न आता है, तो आप क्या बताएंगे, अमेरिका से जो है इसकी अवधारणा ली गई है। संवैधानिक आधार कहाँ है, भारतीय संविधान में कहाँ पर इस बात को जो है आधार प्रदान होता है, तो न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का अगर ऐसा पूछ ले क्या संविधान में उल्लेख है, स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उसके जो कहने का आशय है वो इन आर्टिकल में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 13, 32, 131, 136 और 226 के आधार पर जो है न्यायिक समीक्षा शब्द जो है निकल करके आता है। 226 में कहा गया है कि जो हाई कोर्ट होता है, किसी भी राज्य का हाई कोर्ट कानून को क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। अनुच्छेद 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की जांच कर सकता है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है संविधान से टकराने पर उस विधि की जांच की जाएगी। 136 नहीं भाई, यहाँ पर 137 होना चाहिए। 137 में जो है रिव्यू ऑफ जजमेंट की बात की गई है, यानी कि निर्णयों की समीक्षा करने की बात की गई है।
चलिएगा देखिएगा कि इनकी जो परिभाषा वगैरह है, परिभाषा क्या है किसकी, न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है, इसके तहत न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, दो में से कोई भी विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की कार्यपालिका के आदर्शों के आधार मतलब संविधान की वैधता की क्या करती हैं, जांच करती हैं। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो न्यायालय जो है उस कानून को क्या कर देता है, असंवैधानिक घोषित कर देता है। यही क्या है, न्यायिक समीक्षा कहलाती है। सीमा और मूल ढांचा, तो न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का मूल ढांचा माना गया है, जिसका अर्थ है संविधान संसद संशोधन के माध्यम से शक्ति को छीन नहीं सकती है। और किस में माना गया है ये मूल ढांचा, तो आप क्या बताएंगे, मिनर्वा मिल्स वाद में। आगे बढ़ जाते हैं भाई, अभी का जो है आधे प्रश्न हुए हैं, शायद अपने टाइम जो है काफी ज्यादा ले चुके हैं, थोड़ा स्पीड बनाएंगे क्योंकि समय की भाई सीमा थोड़ी सी हटी जाएगी ना, तो अपन चीजें जो है करते जाएंगे, लेकिन क्लास बड़ी हो जाती है तो फिर ये बोझिल लगने लगती है देखने में भी। मध्य प्रदेश का जो एमएसएमई है, सूक्ष्म जो एमएसएमई नीति है, ये 2021 में लाई गई थी। इसके अनुसार कितनी पूंजी जो है निवेश तक उद्योगों को सूक्ष्म श्रेणी में रखा गया है। तो मतलब कि कितनी पूंजी के उद्योग को, जिसे हम क्या कह सकते हैं, उन्हें सूक्ष्म उद्योग माइक्रो इंडस्ट्रीज कहेंगे। तो जो 1 करोड़ तक के जो है उद्योग होते हैं उन्हें क्या कहा गया है, मध्य प्रदेश की जो एमएसएमई नीति 2021 है, इसके तहत 1 करोड़ तक के उद्योगों को क्या कहा गया है, सूक्ष्म उद्यम जो है श्रेणी में रखा गया है। चलिएगा देखिएगा, जो एमएसएमई नीति है, ये एमएसएमई जो नीति है, ये मध्य प्रदेश सरकार में 2021 में उद्योगों को क्रियान्वित करने के लिए, इसका मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि सूक्ष्म मध्यम और जो लघु उद्योग होते हैं उनके लिए नीति बनाई गई थी। क्या है इसके बारे में, अगर पूछे यह नीति कब लागू हुई थी, तो 1 अप्रैल 2021 को लागू हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य को जो है निवेश को बढ़ावा देना है, रोजगार के नए अवसर बनाना है, औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। पूंजीगत सहायता, इस नीति के तहत पात्र एमएसएमई इकाइयों को उनके द्वारा संयंत्र और मशीनी के लिए जो है निवेश पर 15 से 40% तक पूंजीगत क्या की जाएगी, सरकार द्वारा सहायता की जाएगी। विशेष वर्गों के लिए प्रोत्साहन, महिला उद्यमी है, अगर अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, तो अगर वो ऐसे उद्योग खोलते हैं तो उनके लिए जो है अतिरिक्त वित्तीय सहायता का जो है प्रावधान किया गया था। किस एमएसएमई नीति 2021 में। बुनियादी ढांचा विकास, इस नीति में जो है क्लस्टर विकास पर जो है जोर दिया गया था। क्लस्टर डेवलपमेंट औद्योगिक केंद्र होते हैं जिसके तहत जो है निजी क्षेत्रों द्वारा औद्योगिक पार्क विकसित करने पर जो है शासन द्वारा विशेष क्या दिया जाए, ग्रांट यानी कि अनुदान दिया जाएगा। अनुपालन में सरलता, इस नीति के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं को सरलीकरण किया गया है और स्वप्रमाणिक के आधार पर उद्योग को शुरुआती छोड़ दी गई। देखिएगा सब कुछ चीजें आपको याद नहीं होंगी, मुझे पता है, मैं इतनी सारा कंटेंट देता हूं, इसका मतलब नहीं है अगर आप 5% भी चीजें याद हो रही है ना, जितना मैं कंटेंट देता हूं 5% भी याद हो रही है, तो ध्यान रखना एक दिन आपको 100% भी याद हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें जो है बार बार रिवाइंड होती रहेंगी। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। एमएसएमई क्लस्टर विकास योजना के तहत फर्नीचर क्लस्टर कहाँ विकसित किए जा रहे हैं, तो देखिएगा एमएसएमई जो क्लस्टर विकास योजना है, इसके तहत फर्नीचर क्लस्टर कहाँ विकसित किया जा रहा है। फर्नीचर मुझे लगता है छतरपुर में तो नहीं होगा, क्योंकि भाई ओडीओपी से जो है फर्नीचर छतरपुर का सिलेक्ट किया गया है मध्य प्रदेश सरकार में, मतलब एक जिला एक उत्पाद में, तो मध्य प्रदेश का जो फर्नीचर है वो जिला उत्पाद में सिलेक्ट किया गया है। जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और भोपाल, इसमें छतरपुर ऑप्शन में ही नहीं है। तो वो कौन सा शहर है जहाँ पर जो है फर्नीचर क्लस्टर यानी कि क्लस्टर एक प्रकार का उद्योग समझ लीजिएगा कि मतलब फर्नीचर उद्योग कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो फर्नीचर क्लस्टर जो है आपका ये इंदौर में क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। अब देखिएगा इंदौर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य, कौन सी योजना, फर्नीचर क्लस्टर योजना। इस योजना का जो है लक्ष्य है राज्य के जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को एक भौगोलिक क्षेत्र में क्या करना, एकत्रित कर यानी कि क्लस्टर बनाकर उनकी उत्पादकता, तकनीकी क्षमता और बाजार तक पहुंचने को सामूहिक रूप से बढ़ाना है। वित्तीय सहायता योजना जो है इसके तहत जो क्लस्टर के भीतर जो भी वो केंद्र होगा, क्लस्टर के भीतर कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी कि सीएफसी की क्या की जाएगी, स्थापना के लिए कुल परियोजना लागत का एक बड़ा हिस्सा विशेष परिस्थितियों में 70% से 90% तक शासन द्वारा जो है अनुदान के रूप में दिया जाएगा। प्रमुख क्लस्टर, ये देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण क्लस्टर संचालित हैं, जैसे कि इंदौर में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर, इंदौर में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर। तो जैसे पूछा है आपसे फर्नीचर क्लस्टर कहाँ पर है, तो अभी आपने बताया कि इंदौर में है। इसी प्रकार से रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर कहाँ पर, ये भी इंदौर में होगा। जबलपुर में कौन सा क्लस्टर है, क्या बात करते हो भाई, 17 नंबर का प्रश्न है ना।
जो है एमएसएमई विकास योजना के तहत फर्नीचर क्लस्टर, एमएसएमई क्लस्टर विकास योजना के तहत फर्नीचर क्लस्टर जो है कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो जस्ट मिनट रुकिएगा, अपन क्या कर लेते हैं, इसको कंफर्म कर लेते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जो है इसका सॉल्यूशन नहीं तैयार करता हूँ। मुझे 10 सेकंड का समय दीजिएगा। चलिएगा, आपका जो है इंदौर ही जो है क्या करते हैं यहाँ पर सही करते हैं। इसके बाद जो है चीज़ें देखेंगे, अगर कहीं जो है किताबों में कोई मानक किताब में अपन को मिलता है तो फिर क्या करवा दूंगा, मैं चेंज करवा दूंगा। तो रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर जो है इंदौर में, जबलपुर में, फर्नीचर क्लस्टर कोई दिक्कत नहीं भाई, फर्नीचर क्लस्टर जबलपुर में भी है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि फर्नीचर क्लस्टर का मतलब क्या होता है, जहां पर लकड़ी से जो है विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाने का कार्य किया जा रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, जबलपुर में भी हो सकता है, ठीक है। एक जरूरी नहीं कि एक उद्योग एक शहर में हो। और शिवपुरी में जो है बदरवास जैकेट क्लस्टर जो है बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे ये क्लस्टर ध्यान रखिएगा। निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है इस योजना में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसे पीपीपी मॉडल कहते हैं, और इसमें जो है ये चीज़ें की गई। चलिएगा, रोजगार, जब ये सब चीज़ें उद्योग लगेंगे तो रोजगार का भी क्या होगा, सृजन होगा। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये जो है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, उद्यम के लिए जो है क्या करना, बहुत ज़्यादा उद्योग हो सके इसके लिए परिवर्तन किया गया है। तो जो उद्यम क्रांति योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य आपको क्या देखने को मिल जाएगा, देखिएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य केवल कृषि को ऋण प्रदान करना। भाई केवल क्यों, जहाँ केवल लग जाएगा ना थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। शिक्षित युवाओं को स्वयं का एमएसएमई स्थापित करने हेतु क्या करना, ऋण प्रदान करना, इसीलिए क्या की गई थी, उद्यम क्रांति योजना जो है चलाई गई। चलिए डिटेल में देख लेते हैं इसे। यह जो योजना कब की है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जो है 5 अप्रैल 2022 की योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षित युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त क्या करना, ऋण और वित्तीय सहायता क्या करना, उपलब्ध करवाना। पात्रता और मापदंड क्या है, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु जो है 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, 12 पास होना चाहिए, आपको लोन मिल जाएगा धंधा करने के लिए। ऋण की सीमा क्या है, विनिर्माण इकाइयों के लिए, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित करते हैं तो इसके लिए आपको 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, और अगर कोई सर्विस सेक्टर का उद्योग स्थापित करते हैं तो इसके लिए आपको 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन जो है दे सकती है। कौन, मध्य प्रदेश सरकार। कौन सी योजना के तहत, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत। ब्याज अनुदान, राज्य शासन द्वारा लाभार्थियों को बैंक ऋण का 3%, बैंक ऋण पर 3% जो है प्रति वर्ष की दर से क्या किया जाएगा, ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह सहायता अधिकतम 7 वर्षों तक की जाएगी। मतलब आपको जितना लोन लिया हुआ है उसमें मान लीजिएगा 5% का ब्याज लगता है, तो उसमें से 3% ब्याज क्या देगी, गवर्नमेंट देगी, बाकी का क्या करेंगे, आप देंगे, और यह लोन जो है आपको 7 वर्ष तक के लिए मिलेगा। गारंटी शुल्क की छूट, इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बैंक ऋण के लिए किसी कोलेटरल यानी कि गारंटर की आवश्यकता नहीं है। गारंटी शुल्क का भुगतान जो है शासन द्वारा ही क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ये क्या है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है। देखिएगा, बायोलॉजी के प्रश्न है। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो अनैच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाएं यानी कि इनवॉल्यूंटरी एक्शन जैसे कि रक्तचाप, लार आना और वमन को नियंत्रित करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा, ये अपन जो है कल कर चुके थे, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये रीढ़ की हड्डी के जो है इस प्रकार से ये वाला जो है भाग मेडुला ऑब्लांगेटा कहलाता है। तो देखिएगा कुछ खास बातें, स्थिति, ये पश्चिम मस्तिष्क का जो है, यह पश्चिम मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, जो कि ऊपर की ओर पोन्स और नीचे की ओर मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। कौन, मेडुला ऑब्लांगेटा।
मुख्य सबसे खास पॉइंट है ये है आपसे कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, यह जो है शरीर की सभी महत्वपूर्ण अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि हृदय स्पंदन, श्वसन दर आदि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन? यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है मेडलॉव-लंगेटा से। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र, निगलने, खांसने, छींकने, हिचकी और वमन जैसी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रित केंद्र यहीं स्थित होता है। दरअसल ये बात जो है इस पर लागू नहीं होगी, ये बात जो है मूल रूप से किस पर लागू होती है, स्पाइनल कॉर्ड पर लागू होती है। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन का क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। यानी कि जो क्या बोलते हैं भाई, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु जो होता है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु होता है। श्वसन केंद्र जो है इसमें पाई जाती है, खास बात नहीं है। चलिएगा, संवेदनशीलता, चलिएगा तो ये बात जो है आपको क्या है बहुत अच्छे से रट लेनी है कि मेडलॉव-लंगेटा में जो अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो कहाँ है, मेडलॉव-लंगेटा में होता है। मेडलॉव-लंगेटा अगर खराब हो गया तो आपकी जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो कंट्रोल नहीं रहेंगी, आपकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि जहां पूछा जा रहा है आपसे कि ब्रेन बैरियर के संदर्भ में देखिएगा, काफी गहराई में जाकर के प्रश्न है, तो चूंकि गहराई में चीजें आप कर लेते हैं तो सामान्य चीजें तो आपसे बन ही जाएंगी। जो ब्लड ब्रेन बैरियर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क की सुरक्षा हेतु जिम्मेदार होता है? तो ब्लड ब्रेन बैरियर यानी कि जो है ब्रेन के चारों ओर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, आपने देखी होगी। इसे ये क्या है, क्रेनियम बॉक्स होता है। क्रेनियम बॉक्स के अंदर जो है हमारा दिमाग क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। इस क्रेनियम बॉक्स में जो है कई परतें रहती हैं, तो ये सभी परतें जो क्या करती हैं, ब्रेन बैरियर से जो है क्या करती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर से दिमाग किसकी सुरक्षा करती हैं, क्या हो जाएगा, सभी। मेनिंजस हो जाएगी, ये भी हो जाएगा। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य, ये भी हो जाएगा। क्रेनियम बॉक्स, ये भी हो जाएगा। तो आपका जो क्या होने वाला है, सही जवाब जो है होने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। उपरोक्त सभी क्या देखते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो ब्रेन बैरियर ये है आपका क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर है। ये क्या होता है इसके बारे में देखिएगा। यह क्या है, यह जो है मस्तिष्क का सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, यह मस्तिष्क का सिक्योरिटी गार्ड है। यह है मस्तिष्क की खून की नलियों के चारों ओर क्या है, एक ऐसी दीवार है जो केवल चुनिंदा चीजों को ही क्या कर देती है, अंदर आने देती है, यानी कि ये सेमी परमीबल होती है, ठीक है, पारगम्य होती है। यह क्या काम करता है, यह जो है खून में मौजूद कचरे, बैक्टीरिया और जहरीले पदार्थों को दिमाग में जो है घुसने से क्या करता है, रोकता है। सप्लाई जो है यह केवल ऑक्सीजन, पानी और ग्लूकोज जैसे जरूरी चीज़ों को दिमाग तक पहुंचने देता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसकी दीवार इतनी मजबूत है कि जब दिमाग बीमार होता है जैसे कैंसर या इन्फेक्शन, तो दवाइयाँ भी जो है इसे पार नहीं कर पाती। इसलिए दिमाग की बीमारी का इलाज करना क्या होता है, कठिन होता है। क्या, ब्लड ब्रेन बैरियर। चलिएगा आगे बात करते हैं। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या होता है, तो अभी हमने जो है इसे पढ़ा हुआ है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना क्या होता है, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। याददाश्त, ये ध्यान रखिएगा, ये बात जो है मेरुरज्जु की नहीं, ये हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस से संबंधित होती है। किसी व्यक्ति की अगर आपको याद आ रही है ना, तो कौन सा है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, यहाँ पर जो है किसी से अगर आपको प्यार होता है तो हाइपोथैलेमस में जो है उस व्यक्ति की इमेज बन जाती है, बार बार जो है अट्रैक्शन होता है, ठीक है। आपको भूख लगती है, भूख का एहसास होता है, आपको प्यास का एहसास होता है, आपको संवेदना का एहसास होता है, आपको किसी की जो है स्मरण आती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर होती हैं, भूख, प्यास, संवेदना, ताप का जो है, कोई चीज़ जो है गर्म है ठंडी है, तो इनका भी जो है ये चीज़ें क्या है, हाइपोथैलेमस में सब कंट्रोल होती हैं। तो ठीक है, और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, सिंपल सा बात करता हूं, जलेबी देख करके, टिक्कियां देख करके, जो है नींबू देख करके लार आ जाना, ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं जो हमें देखने और सुनने से क्या होती हैं, अचानक हो जाती हैं, उसे कुछ करना नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा उदाहरण दूं, गर्म चीज को जो है छू लीजिएगा, तुरंत ही आपका हाथ उठ जाएगा, तो उसे जो है सोचना नहीं पड़ता, वो ऑन द स्पॉट यानी कि रिफ्लेक्ट एक्शन किसी कार्य के मतलब प्रतिक्रिया के स्वरूप में होती हैं, वो क्या हो जाता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हो जाती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मेरुरज्जु के बारे में देखिएगा। मेरु तंत्रिकाओं या ऊतकों का एक लंबा क्या है, बेलनाकार बंडल होता है। यह जो है मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से शुरू होकर के रीढ़ के हड्डी के भीतर जो है सुरक्षित नीचे तक रह जाता है। मुख्य कार्य क्या होता है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान करना और संकेतों को दिमाग तक पहुंचाना, ये है जो इसका मेन फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन ए ह्यूमन बॉडी। क्या है वो, रिफ्लेक्स एक्शन का जो है क्या करना, कंट्रोल करना जो है मुख्य कार्य होता है किसका, आपका ये स्पाइनल कॉर्ड का या मेरुरज्जु का। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अचानक होने वाली क्रियाएं जो होती हैं,
अचानक होने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? आप कहेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। जैसे गर्म बर्तन छूते ही क्या हो जाता है? हाथ हटा लेना। मेरुरज्जु द्वारा ही इनका क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। इसमें दिमाग की अनुमति का इंतजार नहीं किया जाता है। तो देखिएगा, जहां दिमाग की अनुमति का इंतजार नहीं होता है वो काम कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। सुरक्षा जो है ये बहुत नाजुक होता है, इसलिए इसकी सुरक्षा जो है रीढ़ की हड्डी यानी कि कशेरुक दंडोर 3 परतों के वाली झिल्ली के द्वारा होती है। इसके अंदर जो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF बोलते हैं, भी भरा होता है। इसे भाई अपन जो है बायोलॉजी शायद यहाँ पर नहीं पढ़ी हुई, चीज़ें नहीं आपको बन रही हैं, टेंशन मत लीजिएगा, बनने लगेगा भाई। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? लोकायुक्त कौन होता है? जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़ी बड़ी सरकार होती है, मंत्री मिनिस्टर विधायक होते हैं, इन पर भ्रष्टाचार की नज़र के लिए जो संस्था होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे जो है केंद्र स्तर पर जो संस्था होती है उसे क्या बोलते हैं? लोकपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकपाल बोलते हैं। और राज्य स्तर पर जो होती है उसे क्या बोलते हैं? लोकायुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकायुक्त बोलते हैं। तो पूछा गया है कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? एन के गुप्ता जी नहीं, सत्येंद्र कुमार सिन्हा जो है, यही आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, सत्येंद्र कुमार सिन्हा नहीं भाई। चलिएगा, जो है आपका सही जवाब होने वाला है क्या? मध्य प्रदेश में लोकायुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह जो है आपके क्या होने वाले हैं? सही जवाब होने वाला। एन के जैन में जो है कंफ्यूज हो रहा था। चलिएगा देखिएगा, न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह जो क्या है वर्तमान में मध्य प्रदेश के क्या है? लोकायुक्त हैं। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है भाई उनका? मध्य प्रदेश के जो एक ऐसे लोकायुक्त हुए हैं जो राज्यपाल भी रह चुके हैं, और जो राज्यपाल भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के क्या रह चुके हैं? राज्यपाल और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी जो है रहे हैं। साथ ही साथ में अपन को लोकायुक्त भी देखने को मिल जाते हैं। तो कौन हो जाएंगे? सत्येंद्र कुमार सिंह हो जाएंगे। चलिएगा, डिटेल में इसकी व्याख्या देख लीजिएगा लोकायुक्त के संदर्भ में कि जो लोकायुक्त राज्य स्तर पर जो है क्या है? भ्रष्टाचार निरोधी संस्था। जैसा कि अपन ने बात की कि जो सेंटर स्तर पर जो है एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? लोकपाल बोलते हैं। जो स्टेट लेवल पर एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है, खासतौर से जो उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं उनकी जांच करने के लिए, ठीक है। बाकी जो छोटे लेवल के जो सामान्य आदमी होते हैं उनके लिए तो क्या है? पुलिस ही भ्रष्टाचार में क्या करती है? काम करती है। तो यह जो है केंद्र के लोकपाल की तरह जो है राज्य सरकारों की, राज्य में जो है सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है, ठीक है। प्रथम बात करें जो ऐसी संस्था बनाने के बाद, देखिएगा 2014 में जो है लोकपाल के लिए कानून आया था केंद्र स्तर पर, और इस कानून में जो है ये प्रावधान था कि राज्यों के स्तर पर हर राज्य क्या करेंगे? अपने यहाँ पर लोकायुक्त की व्यवस्था करेंगे। तो ऐसा पहला राज्य कौन था जिसने लोकायुक्त के पद को बनाया हुआ था? तो वो कौन था? 1971 में। मतलब इसके पहले भी जो है जब केंद्र स्तर पर नहीं था लेकिन राज्य स्तर पर था, सबसे पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है, जिसने 1971 में लोकायुक्त की स्थापना करने वाला भारत का क्या है? पहला राज्य है। तो कई बार ये पूछ लेता है। हालांकि उड़ीसा जो है इस अधिनियम पारित करने वाला जो है क्या है? पहला राज्य क्या है? उड़ीसा है। इसके बारे में अधिनियम पारित करने वाला। नियुक्ति जो है लोकायुक्त की जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर द्वारा की जाती है। नियुक्ति के दौरान राज्यपाल आमतौर पर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के विपक्ष के नेता से क्या करता है? सलाह लेता है। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। और शक्तियां जो है लोकायुक्त के पास सिविल कोड की क्या होती हैं? शक्तियां होती हैं। यानी किसी भी व्यक्ति से शपथ पत्र पर साक्ष्य ले सकता है, उसे जो है गवाह लिख के तौर पर खड़ा कर सकता है। किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध जो है भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग का अकुशल प्रशासन के मामलों में स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं एक बात और करना चाहूँगा कि अपन जो है पता है जो स्पीड यहाँ पर अपना रहे हैं ना, ये बहुत स्पीड है। ये वो स्पीड है, मैं वास्तविकता समझ लीजिएगा कि ये वो स्पीड है जो क्या है? सिलेक्शन के लिए जरूरी होती है, ठीक है। ये वो स्पीड है जो सिलेक्शन के लिए क्या होती है? जरूरी होती है। वरना पढ़ाने के लिए जो है चीज़ें धीरे धीरे क्या की जाती हैं? पढ़ाई जाती हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा भाई? मुझे क्या करना है धीरे पढ़ा करके? क्योंकि देखिएगा मैं एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ भाई, मैं सिलेक्शन को टारगेट कर रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस नहीं चला रहा हूँ। फिर से कह रहा हूँ ये बिजनेस नहीं है, ये क्या है? ना कोचिंग है, ना मुझे लाभ से मतलब है, ना फीस से मतलब है। मैं उन मानकों पर चलूंगा जो सिलेक्शन के लिए क्या है? पहुंचने योग्य होंगे। तो इतना स्पीड से आपको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। तभी आप जो है 3 महीने के समय में क्या है? विशाल सिलेबस का क्या कर सकते हैं? अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। वरना अगर एक एक चीज़ लिख करके करेंगे तो वो जो है पॉसिबल नहीं होगी। तो ये जो स्पीड है, तो कई बार जो है आप लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई बहुत फास्ट चल रहे हैं,
तो ऐसा नहीं है फास्ट जो है चल रहे हैं, तो मैं बताऊँ ना कि वास्तविकता पर जो है मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए जो है फास्ट चलना होगा, यही जो है रियलिटी है। वरना आप सोच करके देखिएगा, क्या एक एक चीज़ लिख करके रिवीजन की जा सकती है परीक्षा के टाइम में इतने कम समय में? तो आप कहेंगे भाई 10 सब्जेक्ट तो कम से कम है ही अपने MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस में, 10 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो क्या संभव है? क्या नहीं संभव है। इसी प्रकार से मेंस में लगभग 25 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, क्या संभव है? क्या नहीं संभव है। तो आपको अद्वितीय तरीके से काम करना पड़ेगा। चलिएगा आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश से राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त, देखिएगा मध्य प्रदेश में जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जैसे सेंटर स्तर पर क्या है, देखिएगा जब हम बात करते हैं चुनाव करवाने की, अगर चुनाव राष्ट्रपति को होगा, अगर चुनाव उपराष्ट्रपति को होगा, अगर चुनाव विधानसभा को होगा, अगर चुनाव लोकसभा को होगा, अगर चुनाव राज्यसभा का होगा, ये चुनाव कौन करवाएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाएगा। लेकिन अगर चुनाव जो है किसका है? पंचायतों का है। अगर चुनाव जो है नगर पालिका का है, तो इनकी चुनाव कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है वर्तमान में जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, जो जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोल देते हैं? तो आप क्या बताएंगे? बसंत प्रताप सिंह। अब देखिएगा, मुझे लगता है भाई चेंज तो नहीं हुए हैं ये, ठीक है, तो देखिएगा, तो वर्तमान में तो है अभी तक जो है बसंत प्रताप सिंह, BP सिंह ने शॉर्ट में कह देते हैं, तो ये जो है अभी तक क्या रहे हैं? मध्य प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, ठीक है। जो पहले थे वो NV लोहानी जो है मध्य प्रदेश के पहले क्या थे? ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे NV लोहानी। और 1994 में जो है मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। भोपाल में क्या है जो है इसका मुख्यालय है, आर्टिकल 243 के और 243 आर्टिकल 243 क्या IY, ठीक है, सही कह रहा हूँ ना, 243 के और 243 IY। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है, जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा 243 के तहत पंचायतों के चुनाव करवाएगा, और 243 IY के तहत जो है नगर पालिकाओं के चुनाव करवाएगा। चलिएगा देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। देखिएगा इसकी जो स्थापना है मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है स्थापना को लेकर के। 2021 में एक बार आया है, 23 में आया हुआ था, ठीक है, लेकिन MPPSC 13 फरवरी ऑप्शन में दिया था, बाद में जो है क्या है क्वेश्चन डिलीट हुआ था। इसका गठन जो है 1 फरवरी 1994 में किया गया था। मध्य प्रदेश जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद जो है राज्य निर्वाचन आयोग गठित करने वाला देश का क्या है? पहला राज्य। ये बात भी आपको ध्यान रखना। संवैधानिक प्रावधान जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए, देखिएगा थोड़ा सा मैं गलत बता दिया, ये जो नगर पालिकाओं के लिए है ये कितना है? अनुच्छेद 243 ZA है, तो पंचायतों के लिए सही है। तो यहाँ पर भाई अपन क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। IY में जो क्या है, मैं सही बता दूं, मुझे अब ध्यान आ गया, ये वित्त आयोग है। इसमें क्या है? वित्त आयोग जो है इसमें होने वाला है IY में, ठीक है। तो पंचायत नगर पालिकाओं के लिए हो जाएगा 243 ZA और ZD जो है डिस्ट्रिक्ट। चलिएगा, तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये 243 के में प्रावधान किया गया है पंचायतों को चुनाव करवाएगा, और 243 ZA में प्रावधान किया गया है कि नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान कराएगा। प्रथम और वर्तमान आयोग के जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? NB लोहानी थे। वर्तमान में कौन है? जो 2026 तक जो है इस पद के लिए मनोज कुमार श्रीवास्तव कार्यरत है। देखिएगा, तो ठीक है, बसंत प्रताप सिंह जो है आपके चेंज हो चुके हैं, ठीक है, आपके बसंत प्रताप जो है क्या हो चुके हैं? चेंज हो चुके हैं। अब देखिएगा, लेकिन मनोज कुमार यहाँ पर सही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका सही जवाब बसंत प्रताप सिंह हो जाएगा, लेकिन मैं जो है टेस्ट में ऑप्शन चेंज कर दूंगा। यहाँ पर जो है आपको मनोज कुमार देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो अपन चेंज कर देंगे। तो वहां पर सही था क्योंकि ऑप्शन में मनोज कुमार था ही नहीं। तो ये जो है 2026 तक के लिए जो है आपके कौन बनाए गए हैं? इस पद पर जो है मनोज कुमार श्रीवास्तव को क्या बनाया गया है? मध्य प्रदेश का मुख्य चीफ कमिश्नर, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। तो मुख्य कार्य क्या होता है? जो चुनाव आयोग है इसका मुख्य कार्य त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव, गांव की पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव, और नगर पालिकाओं के जो है क्या करवाना? चुनाव करवाना। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जो है भारत निर्वाचन आयोग क्या है? करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं। नियुक्ति और कार्यकाल, तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। उनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष से लगाकर 66 वर्ष तक की आयु तक होता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान जो है कार्यकारी अधिकारी जो है कौन है? तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो कार्यकारी अधिकारी को क्या बोलते हैं? CEO बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? CEO बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं। ये कौन है? मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग, जो कि 1995 में स्थापित किया गया था, और भोपाल में जो इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। तो इसके जो वर्तमान में आपको मिल जाएंगे मनोहर ममतानी,
ठीक है। मनोहर ममतानी, देखिएगा ये क्या पूछ रहा है, सीईओ पूछ रहा है, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, सीईओ पूछ रहा है। तो मनोहर ममतानी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिएगा आगे बात करते हैं। इस आयोग का गठन जो है 13 सितंबर 1995 में क्या किया गया था, किसकी बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन जो है 13 सितंबर 1995 को किया गया था मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत। संरचना जो है इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष अनिवार्य रूप से जो है किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश जो है होना चाहिए। आपसे पूछे कि जो राज्य मानव अधिकार होता है उसका अध्यक्ष कौन व्यक्ति हो सकता है, तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट का जो है रिटायर्ड जज हो सकता है या चीफ जस्टिस हो सकता है जो रिटायर्ड हो चुका हो। नियुक्ति जो है कौन करेगा, तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसकी सिफारिश पर, तो विशेष समिति की जो है सिफारिश पर जो है इसकी नियुक्ति की जाएगी। इस समिति के प्रमुख जो होते हैं अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसमें गृह मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। इनकी जो है कमेटी क्या करेगी, राज्यपाल को कहेगी कि भाई साहब इनको क्या कर दीजिएगा, अध्यक्ष बना दीजिएगा, वो अध्यक्ष बन जाएगा। कार्यकाल जो है इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी क्या हो पहले हो, ध्यान रखिएगा। ये दोबारा नियुक्ति की भी क्या होते हैं, पात्र होते हैं। शक्तियां और कार्य, आयोग के पास सिविल कोर्ट की क्या होती हैं, शक्तियां होती हैं। यह जेलों का जो है निरीक्षण कर सकते हैं और मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में स्वतः संज्ञान को लेकर जांच शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसकी सिफारिशें जो है सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। चलिएगा अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में जो है रैनसमवेयर होता है वो क्या है। रैनसमवेयर अपन पढ़ चुके हैं, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। देखिएगा रैनसमवेयर एक प्रकार का क्या है भाई, सिंपल सी बात करेंगे, ये दोषपूर्ण जो है प्रोग्राम होता है जो नुकसान पहुंचाता है, एंटीवायरस नहीं होता। ये एक प्रकार का मैलवेयर जो डेटा को इनक्रिप्ट कर फिरौती मांगता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ईमेल के जरिए लॉटरी का लालच देना, ये नहीं नेटवर्क गति को बढ़ाना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा जो है रैनसमवेयर के बारे में, तो रैनसमवेयर जो है कंप्यूटर फाइलों को लॉक कर देता है और उन्हें खोलने के लिए क्या करता है, अपराधी से जो है डिजिटल मुद्रा जैसे कि बिटकॉइन जैसे पैसों की क्या करता है, मांग करता है। एसक्यूएल इंजेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एमपीपीएससी का जो 2025 का पेपर था उसमें एक ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन अपन ने उठा लिया है कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। देखिएगा एसक्यूएल इंजेक्शन हमला जो है साइबर अपराधियों द्वारा मुख्य रूप से किसे लक्षित करने के लिए किया जाता है। देखिएगा अपन ने जो चीजें पढ़ी हुई हैं तो कई बार जो है इतनी चीजें गहराई में नहीं पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन इसीलिए जो है लगाए दिए जाते हैं कि जहां जहां से जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहां तक अपन क्या कर सके, चर्चा कर सके। तो जो एसक्यूएल इंजेक्शन होता है ये क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन हमला जो है साइबर अपराधियों द्वारा मुख्य रूप से किसे लक्षित करने के लिए जो है किया जाता है। हार्डवेयर की बोर्ड को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, शॉर्ट में ध्यान रखिएगा आईएसपी बोलते हैं। कई बार पूरा नाम सिंपल सा पूछ लेता है कि आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डेटाबेस संचालित वेबसाइटों को। तो इसको क्या करता है, ये जो है टारगेट करता है। देखिएगा देख लेते हैं इनके बारे में। एसक्यूएल इंजेक्शन एक प्रकार का क्या होता है, साइबर अटैक है, जिसमें हमलावर किसी वेबसाइट के इनपुट बॉक्स जैसे कि लॉगिन फॉर्म में दुर्भावनापूर्ण एसक्यूएल क्या कर देता है, कोड डाल देता है। इसका उद्देश्य जो है डेटाबेस के साथ में क्या करना होता है, छेड़छाड़ करना होता है। कार्यप्रणाली क्या होता है, जब कोई वेबसाइट यूजर के इनपुट को बिना फिल्टर किए सीधे डेटाबेस की क्वेरी में इस्तेमाल करती है तो हमलावर इसका क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। वे ऐसे कमांड डालते हैं जिससे वे बिना पासवर्ड के लॉगिन कर सकें और पूरा डेटा देख सकें। इस मामले के जरिए हैकर्स आपकी वेबसाइट का जो है संवेदनशील डेटा जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुरा सकते हैं, उसे बदल सकते हैं या पूरा डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। मुख्य कारण जो है इसका मुख्य कारण असुरक्षित कोडिंग होता है। जब डेवलपर डेटा को क्लीन या वैलिडेट नहीं करते तब एसक्यूएल इंजेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के बचाव के तरीके क्या हैं, बहुत से तरीके हैं, जानकार रहिएगा। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है इतना ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का क्या है, बुरा काम है, और वो बुरा काम को क्या कहते हैं, इसे साइबर अपराध कहते हैं। प्रश्न क्या आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है, तो लोगों ने इंजेक्शन का मतलब जो है डॉक्टर वाला इंजेक्शन समझ लिया और इसी को लगा दिया। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का साइबर अपराध है जो वेबसाइटों को टारगेट करके जो है विभिन्न प्रकार के यूजर की जानकारी चोरी करता है। साइबर सुरक्षा में सैंडबॉक्सिंग तकनीकी का उपयोग जो है क्यों किया जाता है। देखिएगा सैंडबॉक्सिंग तकनीकी के बारे में अपन जो है देख रहे हैं कि इस तकनीकी का उपयोग क्यों किया जाता है।
तो इंटरनेट की गति को तीव्र करने के लिए संदिग्ध प्रोग्रामों को एक सुरक्षित पृथक वातावरण में चलाकर परीक्षण करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। जैसे कि जो भी अपन को दुविधा वाले सॉफ्टवेयर लगते हैं तो उनको जो है एक अलग क्षेत्र में क्या करते हैं, चला करके उनका टेस्ट करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, सैंडबॉक्सिंग तकनीकी कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। तो सैंडबॉक्सिंग एक क्या है, ऐसी सुरक्षा तकनीकी है जिसमें किसी संदिग्ध सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को जो है सिस्टम से अलग, सुरक्षित और सीमित वातावरण में चला करके देखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य यह जांचना है कोई नया प्रोग्राम सुरक्षित है या नहीं। यदि प्रोग्राम में वायरस या मालवेयर है तो उसे केवल उस सैंडबॉक्स या डिब्बे तक जो है सीमित रहता है, जो आपके कंप्यूटर द्वारा उसे जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो पहले अलग से जो है टेस्ट करने की तकनीकी है कोई चीज में वायरस है या नहीं है, उसे क्या कहते हैं, सैंडबॉक्स कहते हैं। कार्यप्रणाली क्या है, तो वर्चुअल कॉपी, ठीक है, कार्यप्रणाली है मैलवेयर विश्लेषण। चलिएगा देखिएगा, अगली बात करते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान जो है मध्य प्रदेश के किस आदिवासी जननायक ने अम्बापानी के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कड़ा संघर्ष किया था। तो अम्बापानी का युद्ध भीमा नायक जो है यहाँ आपके सही हो जाएंगे। तो दिए गए ऑप्शन में आपका भीमा नायक जो है सही हो जाएगा। बड़वानी में हुआ था आपका ये अम्बापानी का युद्ध। चलिए डिटेल में देख लेते हैं, बहुत सारी डिटेल में अपनी चीजें हैं। तो आपसे पूछे निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो भीमा नायक को ध्यान रखिएगा, निमाड़ का क्या कहते हैं, रॉबिन हुड कहते हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछ लेता है। देखिए इंडियन रॉबिन हुड पूछे तो क्या कहेंगे, टांटिया भील को कहते हैं, लेकिन निमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक को। उन्होंने अंग्रेजी सरकार खजाने को जो लूट कर गरीबों को क्या कर दिया था, बांट दिया था। 1857 की जब क्रांति हुई तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बड़वानी में जो है भील आदिवासियों का नेतृत्व किया, अंग्रेजों के खिलाफ जो है कड़ा संघर्ष किया। तात्या टोपे के सहयोग किया था इन्होंने। भीमा नायक ने नर्मदा नदी को पार करने में जो है क्रांतिकारी तात्या टोपे की सहायता की थी। उन्होंने अंग्रेजों की संचार व्यवस्था को ठप करने में महत्वपूर्ण व्यवस्था निभाई थी, रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया था। गिरफ्तारी और शहादत, अंग्रेजों ने उन्हें जो है गिरफ्तार किया और उन्हें पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की जो है सेलुलर जेल थी, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है, वहां पर भेज दिया। और यहीं पर जो है जेल जाने से पहले ही रास्ते में क्या कर लेते हैं, सुसाइड टाइप का कर लेते हैं, कूद जाते हैं मतलब उससे। तो 29 दिसंबर 1876 को इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। स्मारक और सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें सम्मान में जो है बड़वानी जिले के धावा बावड़ी नामक स्थान पर एक भव्य स्मारक बनाने का जो है निर्माण करवाया हुआ है। चलिएगा, घोड़ा डोंगरी जो कि बैतूल में है, 1930 के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किस आदिवासी नेता द्वारा किया गया था। तो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो आप क्या बताएंगे, बादल भोई, सॉरी भाई लिखिएगा, अपन कमांड भी जो फुल हुआ आया है, तो गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया था। बादल भोई छिंदवाड़ा के थे ये, ठीक है, मुड्डेबाई जो है अलग थी। गंजन सिंह कोरकू सही हो जाएगा। तो गंजन सिंह कोरकू ने जो है 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर के बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी नामक स्थान में क्या किया था, जंगल सत्याग्रह किया था। तो कई बार प्रश्न आया हुआ है आपका। आदिवासी विद्रोह, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दमनकारी वन कानूनों के खिलाफ जो है आदिवासियों को एकजुट किया। जब आदिवासियों ने जंगल से घास काटना शुरू किया तो अंग्रेजों ने इसे अपराध क्या किया, माना, जिसका जो है गुंजन सिंह ने क्या किया, पुरजोर विरोध किया। घोड़ा डोंगरी घटना, इसके नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने पुलिस का क्या किया, मुकाबला किया। किसके नेतृत्व में, गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में। इस विद्रोह के दौरान पुलिस की गोलीबारी में जो है कई आदिवासी शहीद हुए, लेकिन गुंजन सिंह जो है अंग्रेजों के हाथ से नहीं आए। बैतूल का जो है गौरव, गुंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू, ये गुंजन सिंह कोरकू जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के रहने वाले थे और वे जो है कोरकू जनजाति के एक प्रभावशाली क्या थे, नेता थे। स्वतंत्रता में योगदान, उन्होंने जो है आदिवासियों के बीच जल जंगल जमीन के अधिकारों के प्रति जो है जागरूकता फैलाई और राष्ट्रीय आंदोलन में जो है योगदान दिया। लास्ट प्रश्न है आज का कि मंडला क्षेत्र की वह वीरांगना कौन थी जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अपने राज्य की रक्षा हेतु अंग्रेजों से लड़ते हुए बलिदान दिया था और उन्हें रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, तो जो सिवनी एक जिला है, देखिएगा पूरी कहानी देखिएगा। जो सिवनी जिला है, सिवनी जिला की जो है एक जागीरदार, लोधी जागीरदार होते थे, उनकी क्या है, जमींदार थे। जमींदार की बेटी थी कौन, रानी अवंतीबाई। रानी अवंती का विवाह जो है रामगढ़ रियासत के एक राजा रहते हैं, रामगढ़ जो मंडला जिले में पड़ता है। और इन राजाओं का जो नाम है, राजा विक्रमादित्य लोधी नाम था, विक्रमजीत, ठीक है, विक्रमादित्य लोधी या विक्रमजीत लोधी जो है नाम था। यहाँ पर क्या होता है, विवाह होता है। विक्रमादित्य क्या पढ़ते हैं, ये विक्रमादित्य या विक्रमाजीत जो है क्या पढ़ते हैं, बीमार पड़ते हैं। डलहौजी यहाँ पर आता है, कौन आता है, डलहौजी आता है और कहता है कि भाई साहब तुम्हारा राजा जो है बीमार हो चुका है, अच्छे से तुम्हारे यहाँ पर राज्य नहीं है, यानी कि शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, अर्थात कुप्रशासन है, बुरा प्रशासन है, इसलिए हम अपने राज्य को क्या कर रहे हैं, हड़प रहे हैं। और जो है राज्य को हड़प लिया जाता है
विक्रमादित्य की कुछ समय बाद क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। रानी को गुस्सा आता है तो ये क्या करती हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई की जो है घोषणा कर देती है। क्योंकि लक्ष्मीबाई जैसे बहुत से लोग, महिलाएं भी जो है युद्ध कर रही थी। अवंतीबाई ने कहा चलिएगा ठीक है, और इन्होंने जो है खतरनाक युद्ध लड़ा था इन्होंने भी। और कर्नल सी वार्डन, क्या नाम था, सी वार्डन जो है अंग्रेज था, इसको क्या कर दिया था, ये मतलब एसडीएम था उस टाइम पर, कमिश्नर था या तहसीलदार होगा, तो इसको क्या कर दिया था, जा करके वहां की हत्या कर दी जो है, इसके छोटे अधिकारी की हत्या कर दी, वहां से भगा दिया। ये भागकर सी वार्डन के पास पहुंचा। सी वार्डन ने जो है युद्ध किया रानी से, रानी ने से क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और पराजित होने के बाद जो है अंततः जो है दूसरी बार जो है एक बड़ी सेना के साथ में फिर से आता है और खैरी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, खैरी का युद्ध देवहारगढ़ के जंगल में होता है, देवहारगढ़ के जंगल में। और यहाँ पर जो है रानी करते हुए जो है गिर जाती है, और अंततः वही रानी दुर्गावती का जो क्या करती हैं, ये फॉलो करती हैं कि अंततः अपने हाथ से जो क्या कर लेती हैं, कटार मार लेती हैं। और अंत में जो है मतलब खास बात ये थी, बहुत सी बड़ी कहानी है। इनका किला जो है घिर चुका था, और किला घिरने में जो है राशन खत्म हो गया था किले का, तो किले के पीछे से रास्ते से जो है देवहारगढ़ के जंगल की तरफ निकल चुकी थी, और वहीं पर युद्ध हुआ था। और अंत में जब ये मृत्यु की अवस्था में थी, तो उस टाइम पर क्या किया कि जो भी यहाँ का जो कर्नल सी वार्डन था या भी एसडीएम था, जो भी, उसको बयान दे दिया था कि अंग्रेजों के खिलाफ जितना भी षड्यंत्र हुआ है उसके लिए यहाँ की रामगढ़ की रानी जिम्मेदार है, महारानी जिम्मेदार है। मेरी जनता को क्या किया जाए, प्रताड़ित न किए जाए। तो ये अंतिम शब्द में भी क्या किया था इन्होंने, जनता का मतलब भला चाहा था। तो कौन थी, ये रानी अवंतीबाई लोधी थी। और इनकी अगर बात की जाए तो झलकारी बाई अंगरक्षिका थी, एक इनकी सहायिका थी जिनका नाम था गिरधारी बाई। क्या नाम था, गिरधारी बाई जो है इनकी क्या थी, अंगरक्षिका या सहायिका थी। झलकारी बाई जो है किसकी सहायिका थी, रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। देखिएगा व्याख्या देख लेते हैं। रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के अंतर्गत जो मंडला क्षेत्र था, वहां पर रामगढ़ रियासत थी, वहां की क्या थी, रानी थी। अपने पति राजा विक्रमादित्य सिंह के अस्वस्थ यानी कि बीमार होने पर उन्होंने राज्य का शासन संभाल लिया था। 1857 का विद्रोह है, जब अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत रामगढ़ पर जो है कब्जा करने की कोशिश की, तो रानी ने क्या कर दिया, इसका विद्रोह किया, बिगुल फूंक दिया। उन्होंने अपने आसपास के राजाओं को पत्र लिख करके एकजुट किया। खैरी का युद्ध रानी अवंतीबाई और अंग्रेजों के बीच जो है खैरी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसमें से उन्होंने अपनी कुशल रणनीति से ब्रिटिश सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था और प्रारंभिक जो है जीत हासिल की थी। शहादत और बलिदान, जब अंग्रेज सेना उन्हें चारों ओर से घेर लिया। दूसरी बार जो है ये अंग्रेज का नाम पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर में, कर्नल सी वार्डन, ध्यान रखना वार्डन जो है, ये युद्ध हुआ था रानी किसका, अवंतीबाई का। चारों ओर से घेर लिया, तो गुलामी से बचने के लिए उन्होंने 20 मार्च, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार जो है शहादत दिवस इनका पूछ लिया जाता है, क्योंकि बुंदेलखंड में काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। 20 मार्च 1858 को जो है क्या अपनी तलवार से जो है अपने प्राणों की क्या दी थी, आहुति दी थी। वे युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त होने वाली पहली महिला क्रांतिकारी थी। ध्यान रखिएगा, कहाँ की, भारत की नहीं भाई, वो मध्य प्रदेश की। तो इन्हें जो है मध्य प्रदेश की लक्ष्मीबाई भी कह दिया जाता है, रानी अवंतीबाई को, ठीक है। सम्मान और विरासत, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित बरगी जो बांध है, सिवनी जिले में स्थित बरगी बांध का नाम उनके सम्मान में रानी अवंतीबाई सागर रखा गया है। भारतीय डाक विभाग ने भी उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया था। लेकिन जो बरगी बांध है ये सिवनी जिले में नहीं स्थित है, ध्यान रखिएगा, जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बरगी डैम जबलपुर में है। तो उसका नाम जो रानी अवंतीबाई परियोजना किया गया है, अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है भाई। तो ये सिस्टम फ्रेंड्स अपना होता है। मज़ा आया है तो कमेंट में जो है दिल जरूर भेज दीजिएगा, और चलिएगा इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, चलते रहिएगा। जीत ही जाते हैं एक दिन, जिनके हौसले बुलंद होते हैं, और उनसे तो कहीं हम बेहतर ही हैं जो क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे गलतियां निकाल रहे हैं। चलिएगा, धन्यवाद। 1 घंटा 36 मिनट बहुत बड़ी क्लास हुई है, लेकिन बहुत सारा कंटेंट भी दिया है। ध्यान रखिएगा, जब आप एक बार क्या करते हैं, चीज़ों को पूरा करते हैं, अगले दिन आपका कॉन्फिडेंट देखिएगा लगातार जब ऐसा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो एक एक क्वेश्चन में जो 15-15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, पूरा का पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाता है। इसी प्रकार से मिलते हैं, चलिएगा आगे, थैंक यू।